प्रवीण कुमार नमस्कार मिश्र। नमस्कार। आप सब लोगों का, आप सभी दर्शकों का स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस फेसबुक पेज पर। आज की परिचर्चा मुजफ्फरपुर, कल, आज और कल। हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसे महान विभूति। आज इस पर परिचर्चा करने के लिए मैं आप लोगों का परिचय कराना चाहता हूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार जी। आप बिहार विश्वविद्यालय इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष हैं और कई सारी चीज़ों पे आपकी जो है उपलब्धियां हैं। जैसे आप एकल अभियान से भी जुड़े हुए हैं जो बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य करता है, और बहुत से इतिहास, आप तो इतिहासविद हैं ही, साथ ही साथ कई सारी चीज़ों पे आपकी मौलिक अध्ययन भी रहा है। तो आपका सादर अभिनंदन है सर। हमारे जी साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर संजय पंकज जी, प्रख्यात साहित्यकार, मुजफ्फरपुर ही नहीं राष्ट्रीय फलक पर आपको यशस्वी कवि के रूप में जाना जाता है, तो आपका भी सादर अभिनंदन है सर। हम लोग बात कर रहे हैं धन्यवाद। लीची का शहर मुजफ्फरपुर। और लीची का ही शहर क्यों कहें? राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी की शहादत की भूमि, सांस्कृतिक और शैक्षणिक, हम कहें तो बिहार की अघोषित सांस्कृतिक राजधानी मुजफ्फरपुर की हम बात कर रहे हैं, जहां नवगीत के प्रवर्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, छायावाद के, उत्तर छायावाद के प्रतीक स्तंभ आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की भूमि, कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी की भूमि, अमर शहीद जुबा सहनी की भूमि, और न जाने अनेकानेक जयप्रकाश नारायण जी की क्रांति की भूमि। हम जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर जो अपने आप में इसकी एक राष्ट्रीय पहचान है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो मुजफ्फरपुर को पहचान की ज़रूरत नहीं है। यह एक अद्वितीय शहर है जहां आज तक किसी तरह का कोई सांप्रदायिक दंगा या किसी तरह के किसी जातिगत इसके इतिहास में ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि कभी ऐसा उन्माद हुआ हो मुजफ्फरपुर के इतिहास में। तो अपने आप में एक अद्वितीय शहर। किंतु अगर हम आज जैसा कि हम लोग उपस्थित हुए हैं इस बात को जानने के लिए कि कल का मुजफ्फरपुर, आज का मुजफ्फरपुर, कितना बदलाव हुआ है इनमें। अगर हम बात करें सामाजिक पृष्ठभूमि की, बात करें व्यावसायिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक, औद्योगिक, ये तमाम आयाम हैं जिस पे आज हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो मैं सीधे सीधे हम चलते हैं अजीत सर के पास, जिनकी बहुत ही मुजफ्फरपुर के शहर में इनका ये रचे बसे हैं। बहुत कुछ इनसे हमें प्राप्त होगा, जानकारी मिलेगी। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर आज से 40-50 वर्ष पहले का मुजफ्फरपुर, जिसका साक्षी मैं नहीं हूँ लेकिन आप हैं, आप उस समय किशोरावस्था में रहे होंगे, आप युवावस्था में रहे होंगे, उस समय का मुजफ्फरपुर और आज के मुजफ्फरपुर की अगर हम तुलना करें तो कितना बदलाव आया है। ये बदलाव क्या जो है आरोही बदलाव हुआ है या इसमें अवरोह हमें दिखता है? तो इस पर विस्तृत से हमारे दर्शकों को सर बताएं। जी, मैं तो यूं कहिए कि जन्म मेरा नहीं हुआ मुजफ्फरपुर में, लेकिन बाल्यावस्था से लेकर अभी तक मैं सौभाग्यशाली हूं कि इसी जमीन पर मैं पला बढ़ा, शिक्षा दीक्षा मैंने ली और बाद में संयोग ऐसा रहा कि रोजगार के अवसर भी यहीं मिले। ये शहर अनुपम तो था ही और कई दृष्टि से आज भी है। शहर का स्वरूप अवश्य बदल गया। मैं अपने बाल्यकाल के दिनों की याद करता हूं कि उस समय हमारे शहर की पूरी परिधि पावर हाउस चौक और रामदयालु सिंह कॉलेज दक्षिण में, उधर चले जाएं तो पूरब में एमडीडीएम कॉलेज, और उत्तर की तरफ जो हमारे अखाड़ा घाट का इलाका है, इसी के बीच पूरा का पूरा शहर अवस्थित था। लोगों का जीवन काफी सरल और सहज, कोई दिखावा नहीं, और शाम के समय शहर के नामचीन लोग शुद्ध सूती या
बेहतरीन किस्म के कुर्ता और धोती में रिक्शा पर बैठे हुए कल्याणी चौक पर पहुंचना, वहां पान खाना, गप करना, एक अजीब सा बिल्कुल पारिवारिक उस समय का माहौल था। हर व्यक्ति अपने मोहल्ले के तमाम लोगों को जानता था, पहचानता था। लोगों के बीच कहीं कोई दूरी नहीं थी। शहर में भौतिक संपदा की थोड़ी कमी अवश्य थी, हालांकि मुजफ्फरपुर शुरू से ही उत्तर बिहार की वाणिज्यिक राजधानी रहा है, लेकिन उसके बावजूद शहर ऐसा था कि जिसमें आसपास के क्षेत्र के लोगों ने रोजी रोजगार के लिए यहाँ अपना निवास बनाया था, और जो जहां से आया वो मुजफ्फरपुर का ही होके रह गया, बस गया। शहर में कुछ महत्वपूर्ण जो उस समय के शैक्षणिक संस्थान थे, बच्चों के स्कूल के लिए हमारी स्कूलिंग प्रभात तारा में हुई। जिला स्कूल उस समय का नामचीन सरकारी विद्यालय हुआ करता था, और जितने अच्छे से अच्छे छात्र हो सके वो वहां से निकलते थे। बाद के दिनों में कुछ प्राइवेट स्कूल्स ने भी धीरे धीरे जगह बनाई, विद्या विहार और दूसरे तरह के स्कूल्स भी आए, सादर अभिनंदन। कॉलेज भी नए नए खुलने लगे। लेकिन तब जो कुछ भी था इतना सहज और इतना सरल, लोगों के बीच कहीं कोई दूरी नहीं थी, और उस समय के मुजफ्फरपुर की कोई तुलना आज के समय से हो नहीं सकती थी। प्रभात तारा स्कूल, उसमें प्रभात तारा स्कूल के ठीक सामने जो अभी मैदान है, उसमें छोटे छोटे डकोडा प्लेन्स उड़ाया करते थे, उस समय ट्रेनिंग उसकी होती थी। तो शहर शांत था, गाड़ियों की कोई शोरगुल नहीं थी। शहर के सब भ्रांत लोग भी शान से साइकिल और रिक्शे की सवारी करते थे, और आधुनिकता पहनावे में नहीं थी, विचार में अवश्य थी। और यही कारण था कि यहाँ पर हर तरह की गतिविधियां होती रहीं, प्रशासनिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में तो खैर इसको प्रयोगशाला ही माना जाता था। एक वो दौर भी था जब मुझे याद है कि पूरे शहर में शोरगुल हो जाता था कि कल्याणी पर एक नया पोस्टर लगा है, और पूरा शहर उमड़ पड़ता था उस समय उस कार्टून पोस्टर को देखने के लिए। लोगों के बीच संवाद संप्रेषण का या अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए ये सारे वहां विकल्प खुले हुए थे। मनोरंजन के साधन बहुत कम थे, जो सिनेमा हॉल्स थे वही सबसे अधिक था। पॉपुलर एक थिएटर भी हुआ करता था जिसमें जो कला के संवेदनशील जिज्ञासु मर्मज्ञ थे वो वहां पहुंचते थे, हरि सभा चौक के पास। धार्मिक क्षेत्र में जितने भी मंदिर थे वो तो अपनी जगह पर थे ही, मज़ार और मस्जिदों में भी लोगों का आना जाना लगा रहता था। तो पुराने दिनों को जब मैं याद करता हूं तो लगता है कि पहले वो घर था, अब वो शहर हो गया है। दोनों में इतना ही फर्क रहा। जी अच्छा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं विकास नारायण उपाध्याय जी, आपका सादर अभिनंदन है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के स्टेज पर। आज की परिचर्चा, आज का शीर्षक है मुजफ्फरपुर कल और कल। जी जी, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर बिहार का जो अपने आप में समृद्ध है। विभिन्न क्षेत्रों की अगर हम बात करें, हम शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें, हम राजनीतिक बात करें, आर्थिक बात करें, व्यावसायिक और औद्योगिक बात करें, तो अपने आप में एक परिपूर्ण शहर, जहाँ किसी चीज़ की भौतिक संपदा या शैक्षणिक या ज्ञान किसी चीज़ की कमी नहीं, साहित्य की उर्वर जमीन, सांस्कृतिक शहर। तो हमारी परिचर्चा है कि कल का बिहार, आप लोगों के युवा अवस्था, युवा काल का बिहार मुजफ्फरपुर और आज का मुजफ्फरपुर कितना बदला है, कितना बदलाव आया है, और
बदलाव का स्तर किस तरह का है? जैसे सर ने कहा कि समाजवाद आज खत्म हो गया है, व्यक्तिवाद कहीं है। घर आज मुजफ्फरपुर नहीं, आज शहर बन चुका है। तो कितनी हमें इस बात की पीड़ा होती है, कितना हम उद्वेलित होते हैं अंदर से जब हमें महसूस होता है ये सारी चीज़ें जो आज विसंगतियाँ, वो समाजवाद का जैसा सर ने बताया कि कल्याणी चौक पे लोगों का हुजूम जुटना, एक अलग तरह का माहौल था उस समय, एक अलग तरह की व्यवस्था थी। किंतु आज वो चीज़ देखने को नहीं मिलता हम लोगों को। तो विकास नारायण उपाध्याय सर, आप आरडीएस कॉलेज में राजनीतिक विज्ञान के प्राध्यापक हैं और आपकी बहुत अच्छी इस बात पे आपकी पकड़ होगी, आप इस बात को जानते भी हैं। आपकी बहुत अच्छी आपसे हम लोगों को जानने का मौका मिलेगा कि कितना बदला है हमारा मुजफ्फरपुर और वो बदलाव किस प्रकार का है। विस्तृत आप बताएं इस पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज जा रही है पूरी? जी 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 मिल बिल्कुल आ रही रही है है आवाज। जी, मैं देर से आपके साथ होने के लिए, लेकिन जो बात और विषय जो रखा गया है और आज का जो समय मुजफ्फरपुर का है, वो जी जी जैसा कि प्रोफेसर अजीत जी ने बातों को बताई कि पुराने समय में लोग, समाजवादी लोग इस तरह से जुटते थे और कल्याणी चौक पर उन लोगों का अड्डा हुआ करता था सारे लोगों का। लेकिन मुजफ्फरपुर में उसके बाद बड़ा जबरदस्त बदलाव आया। मुजफ्फरपुर में सन 1970 और 72 से मैं मुजफ्फरपुर को जानता हूं और उस जी समय से मुजफ्फरपुर में केवल रिक्शे चलते थे और बहुत गिनती के रिक्शा हुआ करते थे और लोग स्टीमर से जाते थे और पहलेजा घाट से हम लोग जा करके और सब सारा वहाँ ट्रेन पकड़ करके और सारा हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंचते थे और 6 रुपए स्टीमर का हुआ करता था किराया और वो मुजफ्फरपुर पहुंचते थे और रिक्शा वाला जानता था कि चंदवाड़ा कहाँ है, वहां जाना है, वो ले जाकर के जगह केवल और पहुंचा देता था आपको। लेकिन उसके बाद का मुजफ्फरपुर, पुनः मैं 1995 में मुजफ्फरपुर आया। बीच में 80 के दशक से 85 में से मेरा वहां आना प्रारंभ हुआ फिर, लेकिन स्थायित्व के रूप में मैं वहां 1995 से मुजफ्फरपुर में आया। रांची, इसके पहले मैं रांची विश्वविद्यालय जी में था प्राध्यापक। और जब आया मुजफ्फरपुर 85 से तो कम समय में रहने का, लेकिन 95 में से वहां रहने का मुझे मौका लगा। करीब ये 25-26 वर्ष हो गए मुजफ्फरपुर में मेरे। लेकिन मुजफ्फरपुर में इस तरह से बदलाव हुआ कि ऐसी कल्पना जैसे कि पूरा वो एक, पहले तो कस्बा नुमा था और कस्बा नुमा से एक, समझिए कि एक शहर के रूप में वो डेवलप किया और शहर के रूप में जो डेवलप किया, विकास हुआ उसका, उसमें उस तरह से इरेटिक वे में उसको कहेंगे, डेवलपमेंट इन द इरेटिक वे। इरेटिक वे मेरे कहने का मतलब ये है कि हैफा हायर वे में डेवलपमेंट हुआ। जहां मन में आया वहां मकान बना लिए, जिसको जिस तरह से नक्शा बनाने का मन किया वो नक्शा बना लिया पैसा दे करके नगर निगम में और सब दूसरे जगह। उस समय तो नगर निगम हुआ नहीं करता था, उस समय नगर निकाय था। तो नगर निकाय से पैसा दे करके, एमआरडीए से में पैसा दे करके लोगों ने मकान बना लिया और मुजफ्फरपुर की स्थिति इतनी तहस नहस हो गई और तहस नहस होने के साथ साथ न रोड ठीक बन पाया, न जल की व्यवस्था हो पाई, न पूर्ण रूप से शिक्षा की व्यवस्था हो पाई। इस तरह से मुजफ्फरपुर शहर का जो विकास हुआ उस समय के, उसके बाद में जो विकास एक शहर का पूर्ण रूप से होना चाहिए था, अभी मुजफ्फरपुर की जो अर्बन आबादी है वो 5 लाख के करीब है और 5 लाख से बल्कि ऊपर ही है अर्बन आबादी। और जो भी इसमें, जो अगल बगल के जो भी इसमें जुड़े हुए के प्रखंड हैं या प्रखंड मुख्यालय से जो जुड़े हुए गांव हैं, उनका भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सका। हाँ, बीच में जरूर बीच वाले समय में कुछ रोड बना, कुछ रोड के निर्माण हुए, चूंकि शहर का एक्सपेंशन हो चुका था। शहर जो कुछ दूरी में था वो शहर फैल करके इधर आपको रामबाग से आगे चला गया और मुसहरी तक समझिए कि अब वो रोड चली, शहर आपका चला गया और उस तरफ भगवानपुर से आगे बढ़ करके शहर चला गया। तो शहर का जो विकास हुआ तो इसमें शहर के रोड कुछ बनाए गए और सब सारी चीज, कोई न प्लानिंग से बना, न कोई नक्शे से बना, न नाला बना, न रोड बना, न इस तरह का हमको देखने में आया इसके बीच में। और जब मैं आज की चर्चा करता हूं, मैं थोड़ी बढ़ के बात
अपनी सामने आपको रखना चाहूंगा कि ये आज के दौर में जब मैं बात करूंगा तो जो समाजवादी जिसकी चर्चा अजीत भाई ने की है, तो इस समाजवादियों का गढ़ हुआ अब तो लगता है कि किसी गढ़ नहीं, ना समाजवादी है, ना यहाँ कोई कांग्रेसवादी है, और ना कोई दूसरे गठबंधन के लोग हैं, ना कोई किसी तरह का, और शहर से लगता है कि किन्हीं लोगों को मतलब नहीं है शहर से। नहीं तो एक समय था जबकि हम लोग किसी भी नगर निगम में किसी तरह का चुनाव हुआ या नगर निगम में किसी तरह की बात हुई तो हम लोग रोड पर आ करके, आज से 10 बरस पहले की बात है, उसमें संजय पंकज भाई भी हमारे रहा करते थे, और उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन किया करते थे कि ये, चूंकि मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़ा हूं, भारत तिब्बत मैत्री संघ से का मैं उपाध्यक्ष हूं, तो ये सब सारे संगठनों को साथ लेकर के और लोगों को, साथियों को साथ लेकर के उसके लिए एक आंदोलन। लेकिन आज तो शहर में आप देखेंगे कि पानी से शहर लबालब है, भरा हुआ है, हर एक रोड, हर एक जगह लगता है कि क्या हो गया इस शहर को, बत्ती मरा गई शहर की, कि क्या हुआ इस शहर, सारे शहर नाबूद है, और शहर को कोई शहर का न ख्याल करने वाला है न देखने वाला है। और सारी स्थिति परिस्थिति जो शहर की है, सरकार के सारे पैसे आए हुए हैं, स्मार्ट सिटी बनने की बात है, मैं आज की बात कर रहा हूं आपको कि स्मार्ट सिटी बनने की बात है, लेकिन कैसे, किस तरह से स्मार्ट सिटी बनेगा? ये मुजफ्फरपुर में न रोड ठीक है, मैंने आकर के यहाँ के जो अभी विधायक हैं, जो मंत्री जी हैं, मैं आसाम में गया था, आसाम से आकर के मैंने उनसे बात की, और बात करने के बाद इसी मंत्री जी को, उस समय विधायक हुआ करते थे, मैं कहा उनको कि आप हो सकता है कभी मंत्री हो जाएंगे, लेकिन अगर नहीं भी मंत्री आप अगर हैं तो आप विधायक हैं, तो कम से कम इसको आसाम की तरह बनाइए। रोड के जो आपके रोड हैं जिस पर स्कूटर, मोटरसाइकिल, ठेला, खोमचा, इस तरह का चीज जो लगता है, जो उसको आप रोड को एक तरफ बाड़ा से, लोहा के बाड़ा से दोनों तरफ रोड को करें और उसमें आने जाने का रास्ता रखें, और ठोला ठेला खोमचा भी उस तरफ दें, और रोड को एकदम कम से कम क्लियर रहने दें। रात में आप जब चलेंगे तो रोड लगता है चौड़ा है, और ठीक जब आप 10 बजे के आसपास रोड पर आएंगे तो रोड नाम का कोई चीज ही नहीं रहता है, सारा काम रोड पर होता है मुजफ्फरपुर शहर में। और इस तरह के शहर का विकास है, और इस तरह के शहर का में हम लोग सारे चीजों को झेल रहे हैं, देख रहे हैं और समझ रहे हैं, कोई बोलने और कोई देखने वाला नहीं। धन्यवाद। प्रवीण जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जी शहर जो शहर बदला, बहुत अच्छी बात कही हमारे बड़े भाई साहब ने, उपाध्याय जी ने, कि ये तो बीच बीच में आते जाते रहे। मेरा दुर्भाग्य या सौभाग्य जो भी कहिए, कभी मैं शहर से बाहर नहीं जा सका, और मैंने वो दौर भी देखा है कि जब स्कूल के लिए हम चलते थे और रास्ते में कोई 4 चक्के वाले साहब बगल से गुजर रहे होते थे, उनको दया लगती थी कि एक बच्चा धूप में जा रहा है, तो वो बिठा लेते थे, और कहीं कोई संदेह नहीं, कहीं कोई भय नहीं, आदमी कहीं से कहीं चला जाता था। बिल्कुल एक शहर इतना सुरक्षित था। लेकिन मुझे याद है कि 70 के प्रारंभिक दौर में, लगभग 72 का वो साल रहा होगा, आप गौर करेंगे कि उसके पहले 60 के दशक में मुजफ्फरपुर की राजनीति में साम्यवादियों का पूरा दबदबा था। रामदेव शर्मा जी यहाँ के विधायक हुआ करते थे, 2 टर्म रहे। लेकिन उसके बाद राजनीति ने जो करवट बदली, और अचानक मुजफ्फरपुर के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में बाहुबलियों का, यूं कहिए कि गुंडों का प्रवेश हुआ लगभग 72 के बाद। मुझे इसलिए याद है कि मैं उस समय स्कूल में था, और कई बार ऐसा होता था कि स्कूल जा रहे हैं और पता चलता था कि लेनिन चौक पर, स्पीकर चौक पर, और कहीं गोली चल गई, कुछ हो गया। स्थिति यह बन गई कि 72 में जब बिहार विश्वविद्यालय के हॉस्टल में एक गोली कांड हुआ, और अचानक शहर में लगा कि अब यह शहर बोली का नहीं, गोली का शहर होता जा रहा है। और 72 के बाद तो एक ऐसा सिलसिला शुरू हो गया कि राजनीतिक संरक्षण में एक असामाजिक तत्वों की पूरी फौज बसने लगी। और मुजफ्फरपुर से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि एक कहावत यहाँ प्रचलित हो गई थी कि हर 1 साल पर एक नया दादा पैदा होता है, और 2 साल से 3 साल तक उसकी उम्र होती है, फिर वो समाप्त हो जाता है। तो राजनीतिक संरक्षण में
सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक जोड़ तोड़ के लिए जिस तरह से गलत एलिमेंट्स का सहारा लिया गया, उसे कहीं ना कहीं वो जो एक सामाजिक फैब्रिक, जो सामाजिक बनावट थी, वो टूटने लगा। अविश्वास के भाव पैदा होने लगे, आदमी अपने घर में असुरक्षित होने लगा, और धीरे धीरे यह स्थिति आ गई कि जो एक सोशल पुलिसिंग होती थी, जो हमारे लोक आचरणों को नियंत्रित करती थी, वो भी समाप्त होने लगी। विश्वविद्यालय और जो उच्च शिक्षण संस्थाएं थीं, जहां से व्यक्ति के चरित्र का निर्माण शुरू होता है, वहां चरित्र की जगह एक दूसरे तरह का भय और संशय ने अपना स्थान बनाना शुरू किया। और आपने गौर किया होगा कि 77 के बाद में जो एक नया दौर चला, उसने बहुत कुछ बिगाड़ा इस शहर का। 90 के बाद में तो पूरी की पूरी राजनीति धर्म और जाति के आधार पर परिभाषित की जाने लगी, और उसने एक दूसरे के बीच की दूरी को इतना बढ़ा दिया कि शहर के साथ जिन लोगों का अपनत्व था, जो शहर को बिल्कुल अपना मानते थे, उनके हाथ से शहर निकलकर वैसे लोगों के हाथ में चला गया जिनके लिए यह शहर ठेका लेने का, रंगदारी करने का, अपने राजनीतिक प्रभुता को दिखाने का, बढ़ाने का, पूरे शहर पर नियंत्रण करने का, या यूं कहिए कि कब्जा करने का एक ऐसे माहौल में ये शहर फंस गया कि फिर हमारी आपकी सबकी मानसिकता उससे धीरे धीरे कुंठित होने लगी। और आज स्थिति यह होती जा रही है, आज ज्यादा बुरी हालत है। आप अपने आसपास देखें तो नारकोटिक्स, जो इस तरह के ड्रग्स हैं, समाज का एक बहुत बड़ा, यंगस्टर्स का बहुत बड़ा तबका जिसको अपने भविष्य की चिंता नहीं है, वो धीरे धीरे ऐसे पतन के गर्त में उतरता जा रहा है जहां पर न तो उसका कोई भविष्य है और न समाज में मर्यादा, नैतिकता, इस तरह की कोई चीज रह गई है। जो इस तरह की बात करते भी हैं, उनके बारे में ये माना जाता है कि ये पुराने दौर के लोग हैं, शहर बदलने को तैयार नहीं है। शहर को सिर्फ आप अगर देखें कि ये सड़कों से और नालियों से नापा जाए, तौला जाए, तो उससे नहीं हो पाएगा। हमारी जो यादगार की चीजें थी वो धीरे धीरे यहाँ से हटती चली गई, और कहीं आम लोगों में उसका आक्रोश पैदा नहीं हुआ। जिस दिन मुजफ्फरपुर में दूरदर्शन केंद्र खुला था, हम बड़े फक्र के साथ कहते थे कि बिहार का ये एक केंद्र है। कैसे साजिश के तहत चला गया, वो हटा लिया गया यहाँ से। हमारे बीच भारत वैगन, जो रोजगार का एक बड़ा केंद्र था, बड़ी संख्या में रेलवे के डब्बे वहां से बनते थे, हमारी तो नींद ही खुलती थी, या स्कूल जाने का समय हम लोग उसके सायरन से निकाला करते थे। वो चीज खत्म हो गई। हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया बना, और ऐसी ऐसी फैक्ट्रीज वहां थी जहां हजारों कारीगर काम कर रहे थे। लेकिन इस संशय, भय, भयादोहन और रंगदारी के कारण ये सारी चीजें बंद होती चली गई, और ये शहर अब तो शायद लीचियों का भी शहर नहीं रहा, क्योंकि लीची के ऊपर चमकी बुखार की छाया और साया, या उसका जो एक आरोप इस कदर मढ़ दिया गया है कि जिस लीची को हम बड़े शान के साथ कहते थे कि मुजफ्फरपुर की पहचान है, अब जब हम लीची की बात करते हैं तो सामने वाला कह बैठता है कि ये तो वही लीची है ना जिसके कारण हर साल सैकड़ों की संख्या में बच्चे मरते हैं। कारण उसके कुछ और भी हैं। अटलांटा के रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी उसके कारण को अभी तक ढूंढा नहीं है। वो कहीं न कहीं उस समय जो आर्द्रता की का प्रतिशत बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, भूखे पेट बच्चे चले गए, लीची खा लिया, उसकी गर्म तासीर होती है उसके कारण। लेकिन उस लीची को भी कहीं न कहीं अभिशप्त होना पड़ा है। हमारे शहर की लहठी, पूरे भारतवर्ष में इसका कोई जोड़ा नहीं है। लहठी अब हमारा पहचान नहीं रह गई, क्योंकि नकल तो हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यहीं के कारीगर दूसरी जगहों पर चले गए, और अब स्थिति यह है कि मुजफ्फरपुर की लहठी के नाम पर अमेज़न भी
लहठी को बेच रहा है। तो हमारी जो एक अलग पहचान थी वो कहीं ना कहीं कम होती चली गई है, कुंठित होती चली गई है। और उसके पीछे एक बड़ा कारण ये रहा कि समाज का वो जो संभ्रांत या संवेदनशील वर्ग था उसकी आवाज कोई सुनने वाला नहीं। अब बिल्कुल एक न कारखाने में उसकी आवाज दब सी गई है और इसका परिणाम शहर को भोगना पड़ रहा है। जी जी, बहुत खूब सर। मानवतावादी मुजफ्फरपुर शहर, जिसको हम लोग संवेदना और नैतिक चरित्र से जोड़कर देखते थे, वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर का शहर बनता चला गया 70 के दशक के बाद। और आज भी ये प्रासंगिक है, आज भी ऐसी घटनाएं घटती चली जा रही हैं, घटती हैं, हर रोज हम अखबारों में पढ़ते हैं। तो ये सांस्कृतिक शहर, कला, साहित्य, संगीत का शहर, जहाँ महान विभूतियों ने जन्म लिया और इस शहर को एक नई पहचान दी। आपने बात लीची की लैठी का शहर अपने आप में एक अनूठा शहर, जिसको भारतवर्ष में पहचान की आवश्यकता नहीं थी। आखिर वो क्या परिस्थितियां इस तरह की बनी हैं जिसके चलते उत्तरोत्तर इसकी जो छवि रही है उसमें ह्रास होता चला जा रहा है। कई सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। मैं संजय पंकज सर के पास चलता हूं और मैं बात करता हूं कि इनसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये जो बदलाव हुआ उत्तरोत्तर, जिसमें मुजफ्फरपुर की छवि कहीं न कहीं धूमिल होती चली गई, तो इसके पीछे कौन-कौन से कारक रहे? क्या कोई राजनीतिक ऐसी बहुत व्यवस्था के चलते धन्यवाद हुआ, प्रवीण जी। जैसा कि भारत बैगन और जी, औद्योगिक चर्चा सर अजीत सर ने की कि आईडीपीएल और भारत बैगन, जहाँ जिसकी सायरन को सुन करके बच्चे, मैंने भी सुना है, जब भी सायरन बजता था तो ये पता चल जाता था कि 5 बज चुका है। तो वो जो स्थिति थी जहाँ लोगों को, बहुत संख्या में लोगों को रोजगार मिल पा रहा था, आज यहाँ के लोग पलायन के लिए अभिशप्त हैं। सैकड़ों नहीं, चलिए, हजारों बहुत और बहुत लाखों की तादाद धन्यवाद में लोग प्रवीण इस जी। शहरों में जाते हैं। बहुत तो अच्छी बातें हो मुझे रही हैं और इन बातों का सिलसिला शुरू होता है। कल तक के शांत शहर का उद्वेलित होना, अशांत होना, अपसांस्कृतिक होना, विकृत होना और कहीं न कहीं से ध्वंस की ओर अग्रसर होना, और इसकी ओर इशारा किया अजीत बाबू ने। बचपन से देख रहे हैं इस शहर को, शहर की शांति को, शहर की आत्मीयता को, शहर के एक दूसरे के बौद्धिक संबंधों को भी। प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय जी ने भी इस शहर को जिस तरह से देखा, अनुभूत किया और आज परिवर्तन देख रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत परिवर्तन हुआ है। सबके बावजूद चमकी बुखार से भले ही जोड़ दिया जाए, लेकिन लीचियों की मिठास का यह शहर सांस्कृतिक मिठास के शहर के रूप में भी पूरे देश में जाना जाता है। किसी गुंडे से बस शहर प्रभावित हो सकता है, वहाँ के नागरिक दुखी हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गुंडे से किसी शहर की पहचान नहीं बनती है। तो शहर की पहचान प्रोफेसर अजीत कुमार से बनती है, प्रोफेसर विकास नारायण उपाध्याय से बनती है, कवि प्रवीण जी से बन सकती है। और जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, जो रचनात्मक हैं, जो चिंतनशील हैं, सृजनरत हैं, यह शहर जिसके बारे में रामजीवन शर्मा जीवन लोक चेतना के बड़े कवि थे, उन्होंने कहा कि आप जाएं दिल्ली या बनारस की गलियों में, अपना तो सर्वस्व सरैयागंज नाका है। वह सरैयागंज का टावर, ऐतिहासिक टावर, जिस पर मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता सेनानियों का नामोल्लेख था। सड़कें दिनानुदिन ऊंची होती चली जा रही हैं, हमारा घर सड़क से नीचे होता चला जा रहा है। यह बनाने वाली जो एजेंसी है, बनाने वाले जो लोग हैं, सड़कों को खोद करना बनाएंगे, सड़क के ऊपर ही सड़क का निर्माण होता है, परिणाम स्वरूप घर नीचे चला जाता है। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का नाम भी निरंतर उठती हुई सड़क में उस टावर पर अंकित जो था वह नीचे दबता चला गया। बहुत सारे नाम अब जमींदोज हो गए। जिस शहर ने स्वतंत्रता संग्राम में खुदीराम बोस के युवा शौर्य के माध्यम से
पहला बम ब्लास्ट किया था, आतंकित किया था, प्रकंपित किया था अंग्रेजी सल्तनत को, उस शहर के युवा दिग्भ्रमित होते हैं तो उनके दिग्भ्रम के पीछे कहीं न कहीं हमारी पारिवारिकता, हमारी नैतिकता, हमारी सामाजिकता और राजनीतिक अनावश्यक हस्तक्षेप भी इसके कारण दोषी है। सरियागंज की खूबसूरती में डूबने उतराने वाले लोग मोती झील में भी शाम में कल्याणी होते हुए मोती झील में भी निकलते थे और बुद्धिजीवियों का बड़ा अड्डा कल्याणी चौक पर एक बंगाली दादा की दुकान में हुआ करता था, जहां शहर के संस्कृति धर्मी, राजनीतिज्ञ, राजनीतिक चिंतन, प्राध्यापक, एक्टिविस्ट, सब के सब जो समाज के नवनीत होते हैं, क्रीम होते हैं, उन लोगों का जुटाव होता था। बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं थी, बेंच पर लोग बैठते थे, चाय पीते रहते थे, लेकिन घंटों गप करते थे। उनके गप में विचार, चिंतन और शहर के समग्र विकास की बाबत बातें होती थी। वह अड्डा समाप्त हो गया। अजीत बाबू ने भी इशारा किया कि कल्याणी चौक पर जिस तरह से समसामयिक विषय को केंद्रित करके एक चित्र बनाया जाता था, उस चित्र पर टिप्पणी होती थी। बुद्धिजीवी देखने जाते थे कि आज क्या चित्र बना, उस चित्र का भाव क्या है, उस पर बहसें होती थी, घंटों बातें होती थी। अलग अलग जगहों पर यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के कलाकार, यहाँ के साहित्यकार बैठा करते थे। धीरे 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 वह सब कुछ उठता चला गया। जिस मोती झील में घूमना शाम होते ही लोग अपना शौक और अपनी ताजगी को अनुभूत करते थे, उस मोती झील में जाना अब नरक में प्रवेश करने जैसा है। डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी ने उस ओर इशारा किया कि मोती झील मोती गायब है, चमक गायब है, अब झील में वह तब्दील है। और झील में तब्दील होने के पीछे वर्तमान राजनैतिक महत्वाकांक्षा के संजाल में फंसे हुए वैसे लोगों के हाथ में नेतृत्व का जाना है, जो नेतृत्व आते ही अपने विकास पर केंद्रित हो जाते हैं। उनके पास कोई बड़ा सपना नहीं होता है, उनके पास कोई अवधारणा नहीं होती है, उनके विचार बड़े नहीं होते हैं, वे बड़ा चिंतन कर ही नहीं सकते हैं। सार्वजनीन भाव का अभाव होता है। यह चिंतन आप कर सकते हैं, यह हमारे उन पूर्वजों ने किया। खड़ी बोली आंदोलन कर्ताओं के बीच मुजफ्फरपुर के बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री का क्या महत्व है और उनका लोहा, उनका विश्वास भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने भी कालक्रम में माना, स्वीकारा। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहा करते थे कि खड़ी बोली में पद्य रचना संभव नहीं है। 2 भागों में अयोध्या प्रसाद खत्री ने पद्य संग्रहित करके दिखा दिए। ये मुजफ्फरपुर का योगदान है। लोकप्रिय उपन्यासकार बाबू देवकीनंदन खत्री के कथा साहित्य को पढ़ने के लिए अहिंदी भाषा भाषियों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया। हिंदी के प्रति उनकी रुचि बढ़ती चली गई। तो हिंदी के विकास में भी मुजफ्फरपुर का जो अवदान है वह हम बाबू अयोध्या प्रसाद खत्री के माध्यम से देखते हैं। कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी एक ही साथ लेखक भी, समाज सेवक भी, राजनेता भी, पत्रकार भी, स्वतंत्रता सेनानी भी, साढ़े 9 वर्षों तक का उनका समय व्यतीत हुआ जेल की चारदीवारी में। जेल की चारदीवारी के भीतर रहते हुए भी अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का सृजन किया और ऐतिहासिक वह काम किया। फिर दिवाली आई सजनी नाटक लिखते हुए, उसका मंचन कराते हुए 6 बड़े हमारे समय के नायकों को हजारीबाग जेल से भागने का अवसर प्रदान किया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी तब जेल में थे, जोगेंद्र शुक्ल जी जेल में थे, 6 कैदी जेल से भागे थे और किस तरह से अंग्रेजी सल्तनत कांप गई थी। आने वाले समय में इसी मुजफ्फरपुर के रामवृक्ष बेनीपुरी ने जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व क्षमता, उनके चिंतन, विचार और राजनैतिक निष्ठा को देखते हुए उन्हें लोकनायक के रूप में तभी स्मरण किया था कालक्रम में, जब आपातकाल के बाद संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण ने उनका लोकनायकत्व उभर कर आया था। देश दुनिया का था सिरमौर, हम ही भूल गए, नजर गगन में गड़ाई कि जमी भूल गए। वहां के आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री गीत कविता के शीर्ष व्यक्तित्व
जिनके नाम से यह शहर जाना जाता था। बुद्धिजीवी जब कभी भी शहर से बाहर जाते थे तो इस शहर के बारे में पूछा जाता था। दुर्भाग्य से मुजफ्फरपुर को बार बार मुजफ्फरपुर से बाहर मुजफ्फरनगर के नाम से पुकारा जाता था। मुजफ्फरनगर जिन कारणों से चर्चित है तो वह केवल गुड़ की मिठास नहीं है, बार बार दंगा का होना भी, सांप्रदायिक सद्भाव का बिगड़ जाना भी है। मुजफ्फरपुर का इतिहास है कि यहाँ कभी सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा नहीं है। आज भी कोई कभी सम्मेलन ऐसा नहीं होता है जिसमें उर्दू शेरो शायरी की छौंक ना हो, और कोई ऐसा उर्दू का सम्मेलन नहीं, शेरो शायरी का सम्मेलन नहीं जिसमें गीत कविता की छौंक नहीं होती है। एक दूसरे से जुड़े हुए सामाजिक संस्कृति का यह मुजफ्फरपुर, जहां बंगालियों के योगदान को हम विस्मृत नहीं कर सकते हैं। यहाँ रविंद्रनाथ ठाकुर, विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की पुत्री का ब्याह हुआ था और एकाधिक बार रविंद्रनाथ ठाकुर का आना हुआ। नोबेल पुरस्कार प्राप्ति के बाद मुखर्जी सेमिनरी विद्यालय में उनका नागरिक अभिनंदन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस यहाँ ओरिएंट क्लब मैदान में आए थे और वहां बड़ा नागरिक अभिनंदन किया गया था। श्रेष्ठ कथाकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार शरद चंद्र ने कई कृतियों का सृजन मुजफ्फरपुर में ही किया। मुजफ्फरपुर में बंगाली समाज ने जो दिया, और आज भी बंगाली समाज की जो सांस्कृतिक प्रस्तुति होती है बिना कंसर्ट के माध्यम से, और 117 वर्षों से ज्यादा की परंपरा है हरिप्रदायिनी भक्ति सभा की, जिसे हम हरि सभा के नाम से जानते हैं। वहां दुर्गा पूजा की जो परंपरा है, और दुर्गा पूजा की परंपरा के साथ ही साथ एक त्रिभाषा, 3 भाषाओं में केंद्रित मोटी स्मारिका का प्रकाशन, और कभी भी उनकी पूजा में वाद्यता नहीं आई, और शुद्ध बंगाली ढंग से शक्ति की उपासना, जिसे देखने के लिए दूर सुदूर से ग्रामीण लोग भी आते रहे हैं। ऐसे हम संस्कृति कर्मियों का नामोल्लेख करें, लेखकों का नामोल्लेख करें या संगीतज्ञों का नामोल्लेख करें, संस्कृति कर्म की जितनी विधाएं हो सकती हैं, नाटक हो, चित्र हो, संगीत हो, लोक कला हो, सबसे जुड़े हुए कई पीढ़ियों के रचनाकार एक साथ काम करते थे, तब उन्हें श्रेष्ठ जनों का संरक्षण भी प्राप्त होता था। आज कोई ऐसा संरक्षक नहीं है। महाकवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री, नवगीत प्रवर्तक राजेंद्र प्रसाद सिंह, और हम सबके बोधि वृक्ष अभिभावक डॉक्टर शिवदास पांडे जी के स्मृति शेष हो जाने के बाद हम लोगों के सामने एक अभिभावक तत्व का भी संकट खड़ा हो गया है। जाएं तो जाएं कहां? इस तरह की स्थिति रचनाकारों की पीढ़ियों के समक्ष खड़ी हो गई है। लेकिन इसी में सांस लेता हुआ आज भी मुजफ्फरपुर की 3 पीढ़ियां राष्ट्रीय स्तर पर लेखनरत हैं। कभी यहाँ संगीत की जो महफिलें जमती थी, और कौन कौन बड़े बड़े संगीतज्ञ यहाँ नहीं आए, उन संगीतज्ञों की एक बड़ी फेहरिस्त। यहाँ सुहृद संघ नाम की एक बड़ी संस्था हुआ करती थी, जहां बड़े बड़े कवि सम्मेलन हुए, संगीतज्ञों का आना जाना होता था। तब रईसे आजम उमाशंकर बाबू, उमाशंकर मेहरोत्रा, जिनके द्वारा निर्मित राजा राजेश्वरी माता देवी मंदिर है, यहाँ सिंधी समाज, पंजाबी समाज, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के समानांतर कई जैन धर्मावलंबी भी हैं, जैनी भी हैं, और उस सब लोगों के मिश्रण से, सब लोगों की आत्मीयता से, सब लोगों के सद्भाव से यहाँ का जो वातावरण बना, तो केवल रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण आश्रम ही नहीं है, यहाँ परमहंस योगानंद का भी आश्रम है, यहाँ ठाकुर अनुकूल चंद्र का। तो धार्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पौराणिक रूप से और सांप्रदायिक सद्भाव के रूप में भी हम बाबा गरीबनाथ से दाता कंवल शाह तक जाते हैं। इस शहर के नामकरण पर विचार करें तो आज भी संशय है। यह और बात है कि मुजफ्फरपुर के गजट में अंकित है कि मुजफ्फरपुर का इतिहास अकबर के साथ शुरू होता है, मुगल काल से शुरू होता है, और अकबर के सेनापति मान सिंह ने जब इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, अपने अधीन कर लिया था, और हाजी साहब को परास्त करके अपने अधीन कर लिया था, तो उनका एक सिपहसालार मुजफ्फर खान उसी को मुजफ्फरपुर भेजा, और उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर का विकास करना शुरू किया। एक जमींदार मुजफ्फर खां की भी बात आती है, जिन्होंने 27 बीघे जमीन, और वह जमीन कन्हौली से, इसी क्षेत्र से
अलग अलग लोगों से 87 बीघा जमीन लेकर उन्होंने एक कस्बे का निर्माण किया। फिर धीरे 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 आज हमारे सामने निरंतर विकसित होता हुआ, निरंतर फैलता हुआ जो स्वरूप है हमारे सामने है। पुरानी बाजार की हम चर्चा करते हैं, बीच सड़क पर मुजफ्फर शाह का मजार है, लेकिन मुजफ्फर शाह के मजार से इसका नाम इसलिए भी नहीं हुआ होगा कि राजनेताओं के भीतर एक महत्वाकांक्षा होती है कि हम जो करें उसका एक इतिहास हो, हमारा नामकरण हो। आज भी सड़कें खत्म हो जाती हैं, नाला जर्जर हो जाता है, बजबजाता हुआ शहर होता है, लेकिन कहीं का शिलापट्ट ध्वस्त नहीं होता है। शिलापट्ट बहुत मजबूत बनाया जाता है क्योंकि वहां नाम का लोभ है। तो राजनेताओं के भीतर यश कामना होती है, नाम का लोभ होता है। इस कारण संभव है कि सिपह सालार मुजफ्फर खां ने ही इस शहर को बसाया होगा और तभी उन्होंने इसका नामकरण कर दिया होगा। बहरहाल यह तभी से लेकर आज तक हम मंदिरों की बात करते हैं, हम शिल्प की बात करें, हम वास्तु अगर ललित कलाओं पर विचार करते हैं तो वास्तु शिल्प का नमूना यहाँ का ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय है, जिला स्कूल है, चर्च है, मंदिर है, देवी मंदिर भी है जहाँ वास्तु शिल्प को देखा जा सकता है। हम मूर्ति कला की बात करें तो यहाँ मूर्ति कलाकारों की, मूर्ति बनाने वालों की, मिट्टी की मूर्ति बनाने वालों की कई पीढ़ियां हैं जो बड़े स्तर पर मूर्ति का निर्माण करती हैं, चाहे सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, विश्वकर्मा पूजा हो। उन पूजा के दरमियान उनकी मूर्ति कला का नमूना यह शहर देखता रहा है। कभी यहाँ की दिवाली बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी, दूर सुदूर से, गांव से, बल्कि जिले के बाहर से, पटना तक के लोग आते थे मुजफ्फरपुर की दिवाली को देखने। तो मुजफ्फरपुर की दिवाली, मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक वैभव, मुजफ्फरपुर की आत्मीयता। हम इसके राजनीतिक क्षेत्र की ओर नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि राजनीति के ज्ञाता, इतिहास के ज्ञाता, और बहुत अच्छा इशारा किया कि आईडीपीएल ध्वस्त हो गया, औद्योगिक क्षेत्र नष्ट हो गया, और नष्ट होने के पीछे तथाकथित बाहुबली भी कारण है, आपराधिक तत्वों का हावी हो जाना भी बड़ा कारण है। उस कारण से पूरा का पूरा औद्योगिक क्षेत्र बेला का नष्ट हो गया है। शैक्षणिक वातावरण बिगड़ा है। शैक्षणिक वातावरण के बिगड़ने के पीछे भी कहीं न कहीं से बच्चों के बीच, शिष्य और गुरु के बीच संबंध का विच्छेद हो जाना है। और दुर्भाग्य इस शहर का भी है, शैक्षणिक जगत का भी है कि कुछ ऐसे समय समय पर भी गुरु आते चले गए जो पढ़ाई से कम अपने तथाकथित बाहुबली शिष्यों के संपोषण पर ज्यादा उन्होंने ध्यान किया। इससे भी शैक्षणिक वातावरण, जब गुरु आपराधिक तत्वों के सृजन में लग जाता है, उसके संरक्षण में लग जाता है, तो यह देश के लिए, विकास के लिए इतनी बड़ी बाधा हो जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है, जबकि अंगुलीमाल को बनाने के लिए किसी बुद्ध की जरूरत होती है, बुद्ध को बनाने के लिए किसी अंगुलीमाल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब बुद्ध ही अंगुलीमाल की शरण में चले जाते हैं तो दुर्भाग्य बुद्धत्व का भी है, बुद्ध मार्ग का भी है। तो इस तरह से हम धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और संस्कृति के जितने क्षेत्र हैं, बल्कि यहाँ की कई प्रतिभाएं फिल्मी दुनिया में भी जाकर अपना नाम रोशन किया है और इस शहर को समादृत किया है। समय समय पर इस शहर में आने वाले इतने बड़े बड़े लोग, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां, जिस नाट्य सम्राट पृथ्वीराज कपूर की हम बात करते हैं, पूरे परिवार के साथ कई बार इस शहर में आए और आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री के अतिथि भी रहे। इस शहर में उन्होंने नाट्य प्रदर्शन भी किया था। तो इस तरह से रचनाकारों की हम एक मजबूत पीढ़ी देखते हैं जिसमें समस्त विधाओं में लिखने वाले लोग हैं, उर्दू शेर व शायरी में लिखने वाले लोग हैं। तो यहाँ साहित्य सृजन संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, पंजाबी भाषा में तब भी हुआ करता था, आज भी हो रहा है। लेकिन आज अभिभावकत्व के अभाव में, महत्वाकांक्षाओं के भटकाव के कारण, बहुत जल्दी यश हासिल कर लेने के कारण साधना विलुप्त होती चली जा रही है। पहले साधक हुआ करते थे, पहले सही अर्थ में मनुष्य हुआ करते थे, ज्ञानी हुआ करते थे और समाज को बनाने की निष्ठा के साथ समाज के लोगों के बीच आते जाते रहते थे। जब सड़क पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर निकलते थे तो सड़क के आसपास लोग सिमट कर देखते रहते थे उस चमकते हुए दीप्यमान व्यक्तित्व को। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री निकलते थे, सीताराम बाबू जैसे लोग निकलते थे। तो यह शहर अपने विद्वत जनों का, अपने सांस्कृतिक पुरुषों का
अभिनंदन करना भी जानता था। इस शहर का लेखन कर, इस शहर की पत्रकारिता, तिरहुत समाचार से यहाँ की पत्रकारिता शुरू होती है 1900 में, जिसकी शुरुआत हुई थी। बाद में आईना है, शेरे संवाद है, अखबार भी निकले, प्रगति, कई पत्रिकाएं निकलती रही। आज भी बेला और कला अभिप्राय जैसी महत्वपूर्ण पत्रिका का प्रकाशन संपादन इसी मुजफ्फरपुर से हो रहा है, जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर है। तो संस्कृति कर्म, अगर ये शहर को सांस्कृतिक राजधानी के रूप में सम्मानित किया जाता है, समादृत किया जाता है, और इस शहर की अगर पहचान है, तो निश्चित जानिए इस शहर की पहचान बुद्धिजीवियों के कारण है, चिंतकों के कारण है, इतिहासविद और राजनीति के ज्ञाताओं के कारण है, उसके तात्विक चिंतन करने वालों के कारण है, साहित्यकारों के कारण है, संस्कृति कर्मियों के कारण है, किसी गुंडे के कारण नहीं, किसी राजनेता के कारण नहीं। एक दौर था कि राजनेताओं ने इतने संस्थानों का निर्माण किया, लंगट सिंह महाविद्यालय हो, रामदयालु सिंह महाविद्यालय हो, या महंत होते हुए भी लेकिन शिक्षा अनुरागी थे, महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय की स्थापना की, रामेश्वर सिंह महाविद्यालय की स्थापना होती है। इस तरह से वे कम पढ़े लिखे लोग थे, वे तथाकथित विद्वान लोग नहीं थे, लेकिन समाज के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आदरणीय रघुनाथ पांडे जी ने श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर दी। ललितेश्वर प्रसाद शाही और रघुनाथ पांडे जी ने लॉ कॉलेज की स्थापना की, अपने नाम का लॉ का परित्याग किया। आज तो अपने नाम को ही स्थापित करके शिक्षण संस्थान खोल दिया जाता है, जिसके पीछे ही हमारी धारणा स्वार्थ में डूबी हुई हो तो इतिहास बहुत नहीं बनता है, और वहां से प्रोडक्शन भी जिस तरह का होता होगा। इसलिए इस शहर के विकास में, लेकिन आज राजनैतिक अदूरदर्शिता के कारण, राजनैतिक असंवेदनशीलता के कारण, यह तिरहुत क्षेत्र का हेडक्वार्टर होने के बावजूद प्रशासनिक दृष्टिकोण से तिरहुत प्रमंडल है यह, जिसका क्षेत्र विस्तार सारण तक है। पहले तो इससे भी बड़ा हुआ करता था, लंबा चौड़ा हुआ करता था। हम बज्जी संघ वैशाली से इसकी बात करें, लेकिन मुजफ्फरपुर से ही निकला हुआ जिला सीतामढ़ी है, शिवहर है, वैशाली है। हम सिमटे हुए मुजफ्फरपुर की अगर बात करते हैं तो आज भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह तिरहुत प्रमंडल का केंद्र है। यहाँ आईजी हैं, यहाँ डीआईजी कल तक हुआ करते थे, कमिश्नर है, सबके बावजूद प्रशासनिक स्थिति जो है वह भी बहुत कमजोर है, और उनका अंकुश तथाकथित अपराधी तंत्र पर नहीं है, भ्रष्टाचार पर नहीं है। वे दंडित भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, तो उनसे प्रताड़ित शिक्षक होते हैं, समाज के अच्छे लोग होते हैं, जिनका विश्वास, जिनका भरोसा संविधान में भी है, कानून में भी है, लेकिन जो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, उन पर नकेल डालने का अगर उनके भीतर साहस का अभाव है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं से अदूरदर्शी, असंवेदनशील राजनीतिक हस्तक्षेप का होना भी महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन विचारवान लोग जब खड़ा होते हैं तो राष्ट्रीय स्तर पर एक अच्छी धमक जाती है, और कोशिश करने में हर्ज नहीं है। तो मुजफ्फरपुर का अतीत बड़ा ही स्वर्णिम था, बड़ा ही सुखद था। आज भी अनुभूत जब हम करते हैं तो भीतर एक औदात्य का भाव संचित होता है। वर्तमान उसका जिस तरह से परिदृश्य में घटित होता है कि आज अनेक बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, एक मच्छर तक का उन्मूलन नहीं मैं कर सका। तो लीची की चर्चा के साथ साथ बाहर जिनको मुजफ्फरपुर आने का अवसर मिला है वे तुरंत कहते हैं, लेकिन इन दिनों मुजफ्फरपुर में मच्छरों का क्या हाल है? मच्छर वैसे ही है क्या? दिन में भी काटे तो नजर आते हैं तारे, मुजफ्फरपुर के जैसा कहीं मच्छर नहीं देखा। मच्छरों को भगाने का काम ये संस्कृति कर्मी नहीं कर सकते हैं, बुद्धिजीवी नहीं कर सकते हैं। यहाँ नगर निगम होने के बावजूद वह नगर निगम नरक निगम के भाव से में तब्दील हो गया है। यहाँ के राजनेता अपने विकास पर केंद्रित हो गए हैं, अपनी संततियों के विकास के लिए वे धृतराष्ट्र दृष्टि के साथ हो गए हैं। इसलिए जरूरत है इस नेतृत्व में त्यागी की, जरूरत है आप जैसे विद्वत जनों को बार बार अपने विचार के साथ उन्हें उत्तेजित और संवेदनशील बनाते रहने के। लेकिन हम भविष्य के प्रति निराश नहीं है, यह अंधकार छटेगा ठीक वैसे ही जैसे कोरोना काल भी आज नहीं कल तो उसी तरह से खत्म होगा। जैसे अनेक महामारियां आई गई, हैजा चला गया, प्लेग चला गया, मलेरिया चला गया, चेचक चला गया,
तो कोरोना भी आज नहीं तो कल जाएगा, और कोरोना जिस तरह से जाएगा उसी तरह से मुजफ्फरपुर का अंधकार भी मिटेगा, उजाला होगा, और मुजफ्फरपुर अपने सद्भाव के साथ, अपनी मिलीजुली समाज संस्कृति के साथ, अपने हर व्यक्ति के जीने के अधिकार के साथ, स्वाभिमान की रीढ़ तानते हुए फिर से मुजफ्फरपुर वैभवपूर्ण ढंग से पूरे देश में और पूरे संसार में खड़ा होगा, ऐसा विश्वास बनता है। स्मार्ट सिटी और मेट्रो यह सब तो वर्तमान तात्कालिक घोषणा है। जिस शहर को सलीके से बसने का अवसर नहीं मिला, जिस शहर को सलीके से कोई अच्छी सड़क नहीं मिली, नाला नहीं मिला, आसाम से लौटने के बाद बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया था विकास बाबू ने, लेकिन वह कंसेप्ट उसके लिए ना जो इस शहर के लिए चिंतित हो, लेकिन जिसकी चिंता अपने लिए है तो वे अपने लिए यह व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन शहर के लिए क्यों सारी व्यवस्था अच्छी ही हो जाएगी तो फिर अगले किस ध्वस्त व्यवस्था पर वे वोट मांगने जाएंगे। तो जब तक वोट की राजनीति रहेगी तब तक समाज की इंजीनियरिंग होती रहेगी, समाज को बांटने का काम किया जाएगा। हम आप तो समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उनका काम है अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे मोहब्बत का यह शहर जो मोदफलपुर के नाम से भी जाना जाता है और जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में है, बल्कि मोदफल रामदयालु सिंह कॉलेज के आसपास ही उसके तालाब के एक कोने आश्रम संस्कृत के आचार्य ने बना दिया था, और शिलापट्ट जो था उस पर मोदफलपुर नाम अंकित था। तो यह भी इतिहास, और मोदफलपुर इतिहास में भी, संस्कृत साहित्य में भी बार बार इसका जिक्र आता है, रामायण में भी इसका जिक्र है। तो हम नाम के पीछे, नाम चाहे जो हो, लेकिन नाम तब रोशन। संजय पंकज जी, परिचर्चा में कहीं टेक्निकल कारण से हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। अब मैं विकास नारायण उपाध्याय जी से जानना चाहता हूं कि अतीत ने वर्तमान की रचना की है, आज का वर्तमान अतीत के ही आधार पर बना हुआ है, चाहे जिस तरह का भी है। अब ये जो वर्तमान है इसमें किस तरह की कार्य योजना, किस तरह की बात, किस तरह की व्यवस्था को स्थापित किया जाए ताकि मुजफ्फरपुर शहर का भविष्य अच्छा हो, आगे जो हमारी आने वाली संततियां हैं, पीढ़ियां हैं, उनके लिए एक बेहतर व्यवस्था हम छोड़कर जाएं और आने वाले समय में मुजफ्फरपुर का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको फिर से हम न कहीं संरक्षित कर पाए। इसके लिए किस तरह की कार्य योजना की बात आप करते हैं, आपकी क्या दृष्टि है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है और बड़ा मौजू प्रश्न है ये मुजफ्फरपुर के संदर्भ में। आदरणीय पंकज जी ने तो बहुत सारी बातें कही, और एक बात, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि समाज की निष्ठा की बात उन्होंने की। तो समाज की निष्ठा हमारे मुजफ्फरपुर में, समाज की निष्ठा ये समाप्त प्राय है, और ये देखने में नहीं आता है कि सामाजिक निष्ठा हो किसी भी चीज के प्रति, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि शहर में सब चीज बन रहा है, सब चीज बनने के कागज पर है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की नहीं है, जिम्मेवारी किसी की नहीं है। तो इस तरह की बात सारी चीज है। शायद इसमें बात के क्रम में ये गांधी की चर्चा शायद छूट गई है इसमें, ऐसा हमको लगता है कि गांधी की चर्चा इसमें छूटी है। और इतिहास के विद्वान हमारे साथ हैं, मित्र बताएंगे कि किस सन में वो गांधी का पदार्पण हुआ, और गांधी को महात्मा बनाने का श्रेय ये पूरे मुजफ्फरपुर को ही जाता है, ये चंपारण की धरती को जाता है, वैशाली की धरती को जाता है, और गांधी को इसने महात्मा बनाया। और यहाँ केवल गांधी को ही गांधी नहीं बनाया, बल्कि गांधी के चलते गांधी को बुलाने का श्रेय जिन लोगों का रहा है उसमें मुख्य रूप से कृपलानी जी का, जो उस समय प्राध्यापक हुआ करते थे लंगट सिंह महाविद्यालय में, राजेंद्र प्रसाद जी के उस समय थे वहां पर, और भी सारे लोग जो गांधी की बनाए। और इसको अभी हाल के कुछ वर्षों पहले वहां पर गांधी कूप बनाया गया है, जिसको कि दर्शनीय स्थल अभी तक हम लोगों ने इतनी चर्चा की, इतनी बात की, इसके लिए सारे आंदोलन सत्याग्रह किए गए, लेकिन अभी तक उस गांधी कूप को गांधी कूप के रूप में विकसित नहीं किया गया, जिससे कि बाहर के लोग आके देख सके, बाहर के लोग आके पूछते हैं, देखते हैं कि गांधी कहाँ आए थे, कैसे आए थे, क्या हुआ था। ये सब सारी चर्चाएं हम लोग करते हैं, लेकिन वो जो गांधी कूप है जिस पर कि गांधी ने स्नान ध्यान किया था, यहाँ कृपलानी जी उनको ले गए थे,
इसका बाद में जब गांधी के जो वर्ष मनाए गए, गांधी के चंपारण का जो वर्ष मनाया गया, उसमें सारी बातें गांधी के संदर्भ में नाटक और इस सब सारी बात सरकार के तरफ से की गई, लेकिन उसमें आज तक उस गांधी कूप को उस तरह से, इसका क्षोभ है मुजफ्फरपुर के लोगों में, मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहूंगा। और यहाँ दिनकर और ये सब जैसे बड़े लोगों की चर्चा जिसको संजय पंकज भाई ने कहा किया है, ये सारे लोग थे। तो मैं कहूँ कि सामाजिक निष्ठा नाम की चीज मुजफ्फरपुर से समाप्त है। जिम्मेवारी किसी की नहीं है। रोड बन गए, सारे चीज बन गए, नाले बन गए, चापाकल गाड़ दिया गया। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि मुजफ्फरपुर में हर एक सावन में बाबा गरीबनाथ का सावन में मेला लगता है। इस साल जलाभिषेक के चलते वो होता है और लोग कांवर से पानी ले आकर के बाबा में चढ़ाते हैं बाबा पर। और इस साल कोविड के चलते, कोविड महामारी के चलते इस साल वो सिलसिला नहीं हो सका। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इससे मुजफ्फरपुर को कितने बड़े लॉस को देखना पड़ा। इस केवल कांवर के एक महीने के जो जिसमें बाजार लगता था, जिसमें लोग आते थे, जिसमें मुजफ्फरपुर से बाहर के लोग आते थे, तो वहां पर इस तरह का नहीं हो सका मेला। मेले की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, संगठित रूप से हो, इसकी व्यवस्था नहीं की गई। ये सब बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ की जो राजनीतिक शक्ति है, मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इसलिए मैं इसकी बात करता हूं कि राजनीतिक शक्ति है, इसका घोर अभाव रहा है। पिछले 15-20 वर्षों से मैं देख रहा हूं, घोर अभाव रहा। बिल्कुल कि ये इस तरह की व्यवस्था कहीं कुछ नहीं की गई। जहां पर कांवर के लोग, कहा इसकी व्यवस्था सारे सामाजिक सेवक जो समाज से जुड़े हुए लोग हैं वही लोग करते हैं। सरकार केवल अपना इधर उधर आई, पुलिस की व्यवस्था कर दी, भीड़ कैसे कंट्रोल होगा। उसमें भी तो आप अगर देखेंगे तो तीसरा सोमवार होता है, उसमें तो सरकार भी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाती जब तक कि अगर एनजीओ गैर सरकारी संगठन अगर नहीं लगे तो वो नहीं हो पाएगा। तो ये सब सारी व्यवस्थाएं मुजफ्फरपुर में अतीत इतना स्वर्णिम है, लेकिन आज का जो है, जिस आज की चर्चा हम कर रहे हैं, आज इतना खराब लगता है। और आने वाले समय में जब तक कि इस तरह के किसी आदमी का जो यहाँ के, चूंकि एवरीथिंग विल बी डन बाय द पॉलिटिशियंस और द पॉलिटिक्स, चूंकि आज हर एक क्षेत्र में पॉलिटिक्स का बोलबाला है। राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हम लोग ये कहते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते गाते हंसते आप चर्चा करेंगे कि अरे ये तो राजनीति हो गई, अरे ये तो राजनीति। तो व्यवस्था और विकास का तंत्र उनके हाथ में है ना। वही बात, उसी बात पर मैं आ रहा हूं। तो इस तरह की चर्चा जब हम करते हैं कि सब चीज में राजनीति हो गई, जब राजनीति हो गई तभी हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी मानते हैं और राजनीति शास्त्र के शिक्षक होने के नाते मानते हैं कि तब जाकर के हमारे राजनीति का पूर्ण रूपेण राजनीति की परिभाषा स्पष्ट हुई और तब राजनीति जाकर के अपने जगह पर आया। लेकिन सारे जो का बोलबाला सारे चीजों का इनके हाथों में है, जो हमारे जिला के हैं, जो हमारे आसपास के जो भी चुने गए। देखिए, मैं बड़े स्पष्ट शब्द में खोल के कह रहा हूं, मुझे किसी का न डर है न भय है और न मैं किसी से कुछ लेने जा रहा हूं कि मुझे वाइस चांसलर बना दो, मुझे कहीं पर किसी चीज में बना दो। आज इस शहर का जो सांसद महोदय हैं श्री अजय निषाद जी, उनको भी कोई इस शहर से लेना देना नहीं है। वो भाजपा के हैं, भाजपा के नाम पर उन लोगों को मोदी करके वोट मिलता है और ये एक वोट बैंक है। उसके चलते ये अजय निषाद ने आज तक शहर के लिए खुल करके किसी तरह का काम नहीं किया। आदरणीय मोदी जी के चलते जो है, उनके चलते उनको वोट मिला, उनके चलते वो 2 टर्म जीते। उनका कोई इस तरह का महत्वपूर्ण योगदान शहर में, मुजफ्फरपुर के शहर में देखने सुनने को नहीं मिलता है। भले ही अगर दूसरे जगह कहीं कर दिए हों। हमारे कॉलेज में रहने के लिए, इस कॉलेज में एक बहुत बड़ा तालाब है जिस तालाब से कि पूरे शहर के लोग करीब वहां छठ का पूजा और भी दूसरे तरह की पूजा करने आते हैं। उस शहर में गेट दोनों तरफ का खोल दिया जाता है उस समय, और उस तालाब में उन्होंने केवल 10 या 12 सीढ़ी बनाने का बहुत अनुरोध के बाद उन्होंने किया है। एक कहने के बाद रामदयालु बाबू की एक आदमकद प्रतिमा नहीं लग सका। ये इस तरह की स्थिति इन लोगों को कहने के बाद भी। तो जब तक पॉलिटिकल विजन, जब तक मास्टरमाइंड
इस तरह का हमारे कुछ शहर के बारे में कुछ क्लियर नहीं होता, जिसको जो मन में आए अपना बना दिया। पहले आप इस शहर में कुछ दिन पूर्व, जैसे नगर निगम से, मैं नगर निगम से बहुत काफी नजदीकी तौर पर जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो ससुर थे वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, आदरणीय डॉक्टर सुदास पांडे जी, अब नहीं रहे। तो उन्होंने उनके समय में और अभी के समय में देखने और सुनने में यह मिलता है कि आपके यहाँ कूड़ा उठाने वाला आता है, लेकिन कूड़ा कहां पर लोग रखें इसका कोई विजन नहीं है। कहते कहते हम लोग हार गए। समाज के कुछ लोगों ने, जैसे रोटरी का मैं पहले पूर्व का अध्यक्ष था, तो रोटरी की तरफ से हमने शहर में जहां जहां मेरे जगह थे, चिन्हित जगह पर, उसको हमने कुछ जगहों पर रखवाया था। उसका मैंने कहा था माननीय अपने विधायक को, अपने सांसद को, कि इसका अनुकरण करके आप कम से कम दूसरी जगह भी रखवा दें, आपको इतना पैसा मिलता है, इतना ये सब सारी चीजें। उसको आपने नहीं किया। कहीं आपको कूड़ा रखने का जगह नहीं, कहीं कोई मैदान में, कहीं किसी जगह पर, कहीं जगह पर फेंक दे। इसके लिए सबसे पहले तो कूड़ेदानी एक शुरुआती दौर में, ये स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट है, स्मार्ट सिटी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। आप शहर में मेट्रो चलाने जा रहे हैं, आप जल जमाव के लिए रोड में आप अभी आप आएंगे तो जो वार्ड पार्षद हैं वार्ड 26 की गार्गी सिंह जी, उनके घर के सामने से लेकर के पूरा नाला भरा हुआ है आज के तरह अभी, और पूरा आने जाने में ये स्थिति खराब है वहां की। बेला से पीएनटी कॉलोनी आने जाने वाले रोड में, पूरे रोड में पानी अभी भी लगा हुआ है, जबकि कुछ समाज सेवी संगठनों ने मिल करके जलकुंभी इत्यादि निकालने का, रोड नाला सब निकालने का काम किया है, लेकिन फिर भी उसको साफ नहीं किया जा सकता। किस तरह का नरक निगम है ये मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन हम लोग आशावादी लोग हैं और आशा से जुड़े हुए लोग हैं। मुजफ्फरपुर के लिए हमने कोई एक नक्शा बनाया है और एक दिमाग में एक चित्र खींचा है, रेखा खींची है कि इस तरह से मुजफ्फरपुर को अब कम से कम ठीक किया जा सकता है। हमारे एक मित्र ने कहा, उनका काफी जमीन और काफी मकान है वहां, वो दिल्ली में रहते हैं, आदरणीय एलपी शाही जी के वो भतीजे हैं शिशिर शाही जी। उन्होंने कहा, हमने कहा है शिशिर भाई आप छोड़े हुए हैं, आप उस आके जमीन को, मकान को देखिए। तो शिशिर ने कहा कि नहीं, अगर वहां शहर में बम मार दिया जाएगा और मैं शहर अगर बसाया था, मैं नहीं लूंगा, आप तुम देखते रहो, अपना करते रहो। तो ये शहर की स्थिति बनी है, जिसका खाका एक हम लोगों ने खींचा है शहर के बारे में कि किस तरह से होगा। उसके लिए अभी हम लोग इसमें कुछ हमारे साथी, कुछ मित्र, सारे लोग बैठेंगे और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में राजनीति से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं, जो भी इसमें आने वाले, हम लोगों ने तो कई जगह वहां मुजफ्फरपुर में अभी बैनर टंगवाया है कि अगर रोड नहीं और जल जमाव रोड पर है तो किसी को वोट नहीं दिया जाएगा। और इस तरह का हम लोगों ने किया है कि जो लोग इसमें पहल लेंगे, जो लोग इसमें आगे आएंगे, उन्हीं लोगों को एक विजन जब तक नहीं होगा, मैं तो स्पष्ट रूप से कहता हूं कि अगर विधायक जी चाहें तो हम लोगों से आखिर आकर के रोड पर, चाहे चौक चौराहे पर, जहां भी कहें, वो बहस कर लें कि उन्होंने इतने दिनों में आकर के शहर के लिए क्या किया है, शहर में उन्होंने, उनका क्या योगदान रहा है शहर को बनाने में। जगह जगह वो पिछले 10 वर्षों से उन्होंने किया नहीं। और अब मेट्रो चलाने की बात चर्चा, जिस शहर में एक बस नहीं चल सकता है सही ढंग से, लोकल बस यहां से वहां जाने के लिए नहीं चल सकता है, इस तरह से टेम्पो की भरमार है। और खास करके इलेक्ट्रॉनिक वाला जो जब से टेम्पो आ गया है, उसमें इतने चल रहे हैं कि आपको चलने का जगह नहीं है, गाड़ी आप शहर में चला नहीं सकते। तो ये शहर की स्थिति है। इन सारे चीजों के लिए एक हमने खाका खींचा है, जिस खाके में रोड के बारे में है, जहां पर रोड में पानी नहीं लगे, इसको हम लोगों ने बताया भी है। इसके पहले के जो प्रशासक थे, जो ये थे, उनको हम लोगों ने बताया भी है इसमें कि आप इस तरह से, तब तक उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए दरभंगा और एक नए कोई आ गए प्रशासक महोदय। तो इस तरह की सारी स्थिति जो बन रही है सरकार की ओर से, तो मेरा ये अनुरोध होगा मुजफ्फरपुर के नागरिकों से कि आप आगे आएं और समाज के लिए, जो समाज ने आपको इतना बड़ा चीज दिया और इतनी बड़ी धरिए मुजफ्फरपुर शहर के रूप में, कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएं और आकर के आंदोलन, सत्याग्रह और सही ढंग से जो भी जिस तरह की बात बन सके वो हम लोग करें, और शहर के विकास के लिए जो भी हम लोग कर सकें वो करें, ताकि हम लोगों का शहर, मुजफ्फरपुर शहर, लीची का शहर, एक मीठा शहर बने। और शहर बन करके आने वाले जो भी लोग हैं इस मुजफ्फरपुर को पुराने समय के याद में ले जाए। लेकिन एक चीज इसमें जुड़ता है कि ग्लोबलाइजेशन आने के बाद
जो वैश्वीकरण आया है उसके चलते भी शहर में बहुत जबरदस्त रूप से इसका क्षरण हुआ है, इस ग्लोबलाइजेशन के चलते भी। जैसे लहठी का बंद हो जाना, जो कुटीर उद्योग चलते थे उसका बंद हो जाना, आईडीपीएल था उसका बंद हो जाना, लोग भी मैं तो लोगों को भी कुछ दोषी मानूंगा। बहुत स्पष्ट सबसे ये भी कहना है कि लोगों को जुड़ करके इसके लिए न कोई आंदोलन के लिए आगे आता है, न कोई सत्याग्रह के लिए आगे आता है। आप आंदोलन सत्याग्रह के लिए आगे आए और इस तरह की चर्चा करें, इस तरह के जगह जगह चर्चा हो, जिसकी शुरुआत अब हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन कोविड काल में इस तरह का जिक्र करना और इस तरह का यही इस वेबिनार के माध्यम से और इन सारी चीजों के माध्यम से लगातार हम लोग इस सिलसिला को चला रहे हैं और लगातार इस तरह की बात को रख रहे हैं कि अपने जो गौरवमयी हमारा शहर था, स्मार्ट सिटी, इसको किस तरह से बना करके एक ऊंचे पायदान पर लाया जाए, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं कि इसको किया जाए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और धैर्य से मेरी बातों को सुना है। धन्यवाद। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो चिंतन का अभाव देखा जा सकता है। मुजफ्फरपुर की जो दुर्दशा है उसमें राजनीति और राजनीति करने वाले जो लोग हैं और उनमें शहर के प्रति कहीं कोई नैतिक जिम्मेवारी का न होना एक बहुत बड़ा कारण है। अभी हमारे साथ अजीत सर जुड़ेंगे, अगला सवाल उन्हीं से है। अभी जुड़ रहे हैं, तब तक हम लोग कुछ बात करते हैं। तो 21वीं सदी का जो मुजफ्फरपुर है, आज 21वीं सदी में हम लोग हैं और 21वीं सदी के मुजफ्फरपुर की तुलना अगर भारत के उन ऐतिहासिक शहरों से की जाए जो मुजफ्फरपुर के समानांतर खड़ा था कभी, तो हम क्या पाते हैं कि मुजफ्फरपुर की कितनी प्रगति हुई उन शहरों की तुलना में। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी। मैं देखिए मैं जुड़ गए हैं, लेकिन 2 मिनट में मैं अपनी बातों को रख देता हूँ। मैं इसके पूर्व के जो प्रशासक थे दुबे जी, नगर निगम में आईएएस थे, उनका तबादला हो गया और उनसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा बड़े स्पष्ट शब्द में, और आज भी मैं कहता हूं, दुबे जी अगर कहीं होंगे, अगर सुन रहे होंगे इस बात को तो वो रखेंगे, कि मुजफ्फरपुर का कोई भी विकास नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये विकास जो 1972 में हुआ था, उसके सारे कागज और सारे चीजों को देखते हैं हम, तो वही मुजफ्फरपुर का आज तक का विकास है। लेकिन विकास इसका जो मुजफ्फरपुर का विकास है वो 1972 वाला है। न यहाँ कोई बस स्टैंड है आपको सलीके का ढंग का, न यहाँ रोड की स्थिति है, न शिक्षा में स्कूल की स्थिति है, न पानी के नल, जल नल और ये सब जो बात हो रही है उसकी स्थिति है एक तरफ कोई, और सारी चीजों के बीच में समन्वय का सारे विभागों में अभाव है। रोड बन गया, उसके बाद रोड कोड़ करके उसमें नाला बना दिया गया, फिर उसको रोड को भरा गया, तब तक टेलीफोन वाले लोगों ने लगा दिया। ये सारे समन्वय के अभाव है और इन सारे चीजों के समन्वय और 1972 की स्थिति उन्होंने बताया कि नगर निगम का यही आकलन है और यही आंकड़ा। धन्यवाद जी। अब हमारे दर्शक अजीत सर से जानना चाहेंगे कि 21वीं सदी का मुजफ्फरपुर, सर जैसा मैंने कहा कि भारत के विभिन्न ऐसे शहर, ऐतिहासिक शहर जो मुजफ्फरपुर के समानांतर कभी थे, और आज मुजफ्फरपुर की स्थिति और उन शहरों की स्थिति कितना फर्क आप देखते हैं, कितना अंतर है? और इस अंतर के पीछे जो कारण है वो स्पष्ट है कि राजनीतिक उदासीनता और राजनीतिक चिंतन का अभाव रहा है। हम बुद्धिजीवी शायद इस बात पे ध्यान नहीं देते हैं और उन लोगों को वोट देते हैं जातिगत आधार के को आधार बनाते हुए या विभिन्न कारणों से। तो आप क्या पाते हैं कि मुजफ्फरपुर क्या वाकई में आने वाले समय में अपने उस गौरवशाली अतीत को प्राप्त कर पाएगा? इसमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा, विकास की जो है बात होगी, जहां मौलिक सुविधाएं, नल, नाला, सड़कें अच्छी हो पाएंगी, और जैसा कि सर ने कहा कि बस स्टैंड की सुविधा और भी जितनी सारी मूलभूत सुविधाएं हैं उससे कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर वासी जो है वो महरूम है। तो क्या ऐसा कुछ हो, कैसी कार्य योजना हो, क्या करें कि ताकि मुजफ्फरपुर शहर एक सुदृढ़ और सुंदर शहर बन सके? जी, दो बिंदुओं पर मैं थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक, जो पहले विकास नारायण उपाध्याय जी ने की गांधी की बात, और फिर बदलते समय में बहुत सारे शहरों में जबरदस्त बदलाव हुआ है। आज ही कल की घटना है कि समाचार पत्रों में ये देखने को मिला कि दरभंगा में एम्स का हॉस्पिटल खुल रहा है। किसी भी शहर में खुले, इस तरह की चीजें खुले अच्छी लगती है, लेकिन
कभी कभी हताशा होती कि आखिर मुजफ्फरपुर में क्या कमी रह गई कि उन तमाम चीज़ों की जिसकी बड़ी ख्वाहिश थी, हम बड़े लंबे समय से लगातार ये कोशिश होती रही। यहाँ के बहुत सारे सिटीजन्स काउंसिल्स ने इस तरह की मांग की थी कि मुजफ्फरपुर में पर्याप्त जगह है, यहाँ एम्स होना चाहिए था, यहाँ का हवाई अड्डा ऑपरेटिव होना चाहिए था, यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी, और मुजफ्फरपुर का सूतापट्टी जो किसी जमाने में कपड़े का सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, वह मुजफ्फरपुर उद्योग, उत्पादन, व्यापार, राजनीति और संस्कृति का भी एक केंद्र बन पाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और हमने तो ये देखा है कि वह शहर जिसे बाहरी लोगों ने बसाया, प्रतिष्ठा दी, जिसे एक अनपढ़ आदमी ने सहेजा, मैं बात कर रहा हूँ रघुनाथ पांडे की, मैं बात कर रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस की। शहर को बहुत कुछ मिला, लेकिन उसके बाद जितने भी नामचीन लोग आए जिनके पास ईश्वर ने सब कुछ दे रखा था, लेकिन उन्होंने मुजफ्फरपुर से सारी वो चीजें एक तरह से खींच ली जो हमारे अंदर में आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमान को पैदा करती थी। यह वही मुजफ्फरपुर है जिसने गांधी को परिचय दिया था, और यह वही मुजफ्फरपुर है जहां से 74 की क्रांति की सूत्रपात हुई थी। संस्कृत महाविद्यालय में लालू प्रसाद यादव हों या नीतीश कुमार जी हों या सुशील मोदी हों, सबकी राजनीति में पहली जो कदम पड़ी, उन्होंने जो प्रवेश किया, उसकी शुरुआत इसे मुजफ्फरपुर से हुई थी। लेकिन आज वो मुजफ्फरपुर विकास के लिए तरस रहा है, उसके पास कोई योजना नहीं है। और मैं तो इतना कहूँगा कि अभी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। जो हमारे सबसे करीबी थे, जिनसे सबसे अधिक उम्मीद थी कि यह शहर निखरेगा, शुरुआत के दिनों में कुछ राजनेता आए और उन्होंने विकास पुरुष का तगमा लिया और यह कोशिश की कि पूरे समाज और समुदाय को एक साथ लेकर वो मुजफ्फरपुर की छवि को बदल देंगे। लेकिन बाद में वो भी कहीं न कहीं जाति और सांप्रदायिक राजनीति के शिकार बने, और अभी की हालात तो इतनी बुरी हो चुकी है। आप योजना की बात करेंगे, मुझे तो कभी कभी तरस आती है कि कितने बौद्धिक लोगों ने इस शहर के विकास की रूपरेखा तैयार की है कि आप मोती झील के उस फ्लाईओवर पर चढ़ जाइए, आपको कहीं से यू टर्न करने की जगह नहीं मिलेगी। मुजफ्फरपुर में दो फ्लाईओवर्स बने वो रेलवे के ऊपर में, लेकिन उसका जो डेड एंड है वहां पर ट्रैफिक को कैसे रेगुलेट किया जाए ये पता नहीं चल रहा है। और जब हम कहते हैं कि मुजफ्फरपुर का भविष्य हम देखेंगे संवरते हुए, सुधरते हुए, और जिस मास्टर प्लान की भी बात हम सुन रहे हैं कि कलेक्ट्रेट के पास है वो एलिवेटेड रोड शुरू होगा और सरियागंज के उस टावर के अगल बगल उसको नीचे दाबते हुए पता नहीं कहाँ चला जाएगा। मुझे तो लगता है कि इस शहर को मरघट बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमारे माननीय विधायक जो इस बार मेट्रो का स्वप्न दिखा रहे हैं, मैं तो उनके घर के बगल में रहता हूँ, तरस होती है कि उनके घर के सामने की सड़क भी चलने के लायक नहीं, उनके होटल के सामने की सड़क चलने के लायक नहीं। उन्होंने जो एक बड़ा सा महाविद्यालय खुलवा लिया है, उसके सामने की भी सड़क जर्जर है। और ऐसा व्यक्ति चुनाव के समय कहे कि मैं मेट्रो दूंगा, आप चलने के लिए सड़क दे दीजिए, यही बड़ी गनीमत होगी। और यह शहर के लिए एक, मैं समझता हूँ कि एक अभिशाप है कि जिस शहर ने नगर विकास मंत्री को सम्मानित किया हो, हम लोग यहाँ एक कहावत है कि दिया पहले घर में जलाने के बाद ही बाहर जलाया जाता है, तो जिसने अपने घर में भी दिया न जलाया हो, और जो कहने के लिए हर तरह से परिपूर्ण है, उसमें कोई अभाव नहीं है, और वो पेशेवर राजनीतिज्ञ भी नहीं है, लेकिन उनके पास भी वो दृष्टि नहीं है। आने वाले दिनों में मुजफ्फरपुर का क्या कल्याण होगा, अभी तो बहुत कुछ बिल्कुल संदिग्ध सा नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार में बैठे हुए लोग और उनके जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं
उनको इस मुजफ्फरपुर से कोई लेना देना नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर एक राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बनता जा रहा है। यहाँ की जो इसकी जो जरूरत थी, जिस पर इसका हक था, वो भी इससे छीना जा रहा है। तो बाजार की हालत वही है, सांस्कृतिक क्षेत्र की स्थिति हम देख लें वही है, राजनीतिक जो एक दिशा निर्देश, हम लोग तो मैं तो उस जमाने का हूं कि रात में हम लोग 1-1 बजे रात तक इसी टाउन हॉल के मैदान में मधुलिमा का भाषण सुनने के लिए, कर्पूरी ठाकुर का भाषण सुनने के लिए, और वो 74 के रात भर लोग जमे रहते थे। और लगता था कि बिल्कुल लगता था कि वो मसीहा है हमारे, वो जो रास्ता बताते थे पूरी की पूरी आवाम उसके पीछे चलने के लिए तैयार हो जाती थी। लेकिन आज आप देख लें, यह चुनाव का वर्ष है और आपने देखा होगा कि बहुत सारे शहरों में जब जनप्रतिनिधि पहुंच रहे हैं तो लोग उनको अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे रहे हैं। और वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे सहने की भी हद हो चुकी है। आखिर कब तक सहें? हम उग्र हिंसक कोई विरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि तुमको 4.5 साल 5 साल हमारी सुध नहीं थी, अब हमें तुम्हारी दर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, कृपया हमको अपने ही हालात पर छोड़ दो। मुजफ्फरपुर शहर ऐसा भी नहीं है कि हम नोटा से कोई यहाँ परिवर्तन कर दें, राजनीतिक प्रक्रिया में तो हमको शामिल होना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें आशा उम्मीद है कि कोई न कोई ऐसा संवेदनशील व्यक्ति होगा जिसको समाज की सुधि होगी, और जब नेतृत्व उसके हाथ में जाएगा तो मुजफ्फरपुर का शायद भाग्य के बदले वर्तमान परिदृश्य में जिस तरह की जो एक चारित्रिक गिरावट होती जा रही है, और मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि एक समय वो था जब क्रांति और राजनीतिक परिवर्तन के लिए हम मुजफ्फरपुर का नाम लिया करते थे। हमारे कविवर तो बहुत आशावादी हैं, मैं शायद उतना नहीं हूं, इसलिए कि इतिहास पढ़ते पढ़ते कुछ राजनीति के तरफ भी ध्यान चला जाता है। और अभी जहां मुजफ्फरपुर की बात आती है तो कई मुद्दों पर तो ये मुजफ्फरनगर से भी ज्यादा बदनाम नजर आता है। किसी व्यक्ति विशेष के कारण होगा, लेकिन वो बना कैसे? कहीं ना कहीं जो मैं बार बार कहता हूं कि सोशल पुलिसिंग सबसे ज्यादा आवश्यक है। समाज के पढ़े लिखे संवेदनशील लोगों को भी चाहिए कि वो अपने आसपास के माहौल को ठीक रखें, लेकिन शायद हवा बदली हुई है, आलम बिल्कुल दूसरे तरह का है। अब तो घर के बच्चे भी जब सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो पड़ोस के बच्चे क्या सुनेंगे। और सबको केवल भौतिक परिलब्धियां चाहिए, सबको अपना सुख चाहिए। मैं समझता हूं कि कोरोना काल में जब सबों को उसकी हैसियत की जानकारी मिल चुकी है, कुछ वैचारिक परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन शहर को जब तक इस तरह के नेतृत्व देने वाले सामने नहीं आएंगे और हम जाति मजहब धर्म, और ठीक है सांसद आ गए किसी के नाम पर, विधायक आ गए किसी पार्टी के नाम पर या किसी नेशनल आइकॉन के नाम पर, लेकिन यह प्रश्न तो पूछा जाना चाहिए कि बहुत हुआ, आपको 1 बार 2 बार अवसर मिला, लेकिन क्या बार बार राष्ट्रवाद, देश के सामने जो विकास का मॉडल रखा गया है उसके नाम पर हम अपने जमीन की जरूरत अंदाज करते रहेंगे? तो मैं समझता हूं कि इस पर विचार करने की आवश्यकता है। समय बदला है, हर 60 साल के बाद में परिवर्तन आता है। 74 के बाद लगभग मैं समझता हूं कि 45 वर्ष का तो समय बीत चुका है। आने वाले 10 वर्षों में आलम बदलेगा, वातावरण बदलेगा और परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी, सब अच्छा रहेगा सर, निराश होने की जरूरत नहीं। जी धन्यवाद। डॉक्टर अजीत कुमार जी ने और डॉक्टर विकास नारायण उपाध्याय जी ने बहुत दुखी और संतप्त स्वरों में वर्तमान को देखते हुए भविष्य में बहुत आस्था नहीं प्रकट की, लेकिन मैं तो जानता हूं कि इस शहर की पहचान आप लोग हैं। इस शहर में प्रतिभा, मेधा, चिंतक और विद्वानों की कमी नहीं है।
और संस्कृति का निर्माण, परंपरा की रक्षा आप लोगों के कारण होती है। और यह सच बात है। आपने कैसे जिक्र किया आदरणीय स्मृति शेष रघुनाथ पांडे जी का और जॉर्ज फर्नांडिस का कि एक कम पढ़े लिखे थे, बिल्कुल न के बराबर पढ़े लिखे थे, लेकिन समाज के निर्माण की जो बेचैनी थी, उन्होंने जितना दिया, जितना किया, आज उसकी चर्चा कर रहे हैं। वह ऐतिहासिक अवदान है। हम जॉर्ज फर्नांडिस की चर्चा कर, आईडीपीएल दिया, मुजफ्फरपुर दूरदर्शन दिया, कांटी थर्मल दिया। आईडीपीएल को वर्तमान सत्ता, वर्तमान व्यवस्था, वर्तमान राजनीतिज्ञ न बचा सके। दूरदर्शन केंद्र को, जो कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र था, तो उन लोगों ने तो बहुत कुछ दिया था। मिनी मुंबई बनाने का सपना था जॉर्ज फर्नांडिस का। इसलिए कविता की 4 पंक्तियां हैं कि दानवता की विजय पराजय, मानवता की घोर अनय है, बात पर आए की मत पूछो, हमें हाय अपनों का भय है। ये तथाकथित जो अपने हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी सगा संबंधी के नाम पर, कभी दल के नाम पर, कभी विचारधारा के नाम पर आप आएंगे, लेकिन हम तो उनके वंशज है जिन्होंने लिखा कि न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। हम मुजफ्फरपुर के विकास में विश्वास करते हैं, मुजफ्फरपुर के सामाजिक बदलाव में विश्वास करते हैं, मुजफ्फरपुर की प्रतिभा, मेधा, त्याग, समर्पण, निष्ठा और सांस्कृतिक वैभव में विश्वास करते हैं। स्वर्णिम अतीत को प्राप्त करना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर को बनाने की जब तक निष्ठा उन लोगों के भीतर न होगी, इसलिए ठोकर पर ठोकर देते जाओ, कभी संभल जाऊंगा मैं, तरल अश्रुकण भरते जाओ, कभी बरस जाऊंगा मैं। भविष्य में फिर कोई जॉर्ज फर्नांडिस आएगा, फिर रघुनाथ पांडे जी आएंगे और फिर से निर्माण का सिलसिला शुरू होगा। बस हम लोग चर्चा करते रहें, विमर्श करते रहें। और मुजफ्फरपुर आज अपनी छात्र प्रतिभा, अपनी युवा शक्ति, अपने उन बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से पल्लवित, पुष्पित संपूर्ण देश में हो रहा है, क्योंकि यहाँ की प्रतिभा जहां कहीं भी, जिस क्षेत्र में भी गई है, अग्रणी की भूमिका में रही है। आप लोग भी लगातार छात्रों की कई कई पीढ़ियों का निर्माण करते हुए, निरंतर अध्ययन चिंतन करते हुए एक स्वप्न को सजोए हुए है। ईश्वर करे कि उस स्वप्न को पूरा करने वाला भविष्य में हमारे सामने आए। लगता है कि अंतर्धान हो गए प्रवीण जी, वे बीच बीच में तकनीकी बाधा भी आई, लेकिन आ रही है। हेलो जी जी, तकनीकी बाधा आ रही है प्रवीण जी। अच्छा, मुझे लगता है कि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा होगा। कोई हर्ज नहीं, ये तो होता रहेगा। जी जी जी। अब हम लोग इसलिए कोरोना काल ने जिस तरह से बहुत कुछ दिया, माननीय नीतीश जी ने कहा जल जीवन हरियाली। जल तो इतना प्रकृति ने दे दिया है कि 3 वर्षों तक जल का संकट नहीं होगा। अब किसी को वो कौन कराते थे समरसेबल, वह कराने की जरूरत नहीं, जल ही जल है। और अब माननीय की कृपा से तो मुजफ्फरपुर में तो इतना जल जमाव है कि आपको पग प्रक्षालन की भी समस्या नहीं है, और कभी कभी खुला हुआ नाला आपको स्नान कराने के लिए भी तत्पर रहता है। इसी को दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर मुजफ्फरपुर में चारों तरफ ये बैनर लगाया है। ये शायद दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को कि हाँ, दिखाई पड़ रहा है। जल जमाव से मुक्ति नहीं तो वोट नहीं। ये अच्छा है, ये सामाजिक जागरूकता है। प्रजातंत्र में तो सवाल पूछने का अधिकार है, जनता सवाल पूछे। जागरूकता जी। तो ये हम लोगों ने हर जगह बैनर लगाने का प्रयास किया है, ताकि लोगों में भी कम से कम जागरूकता आए और लोग भी जो लोग जाएं उनसे ये दर्द है, बेचैनी है, जनता का सवाल है। जी। और हम लोग इतना झेल रहे हैं वहां इस शहर में हम लोग क्या सोच के आए थे और क्या हो गया इस शहर को, ये समझ में नहीं आ रहा है। और किस तरह से इस शहर को, जैसा कि अजीत भाई ने कहा कि इस शहर को किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से इस शहर को ठीक किया जाए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अंत में सबकी लड़ाई एक ही तरफ अभी तो चल रही है, लेकिन अब हम लोगों को इस कोरोना काल में भी जगह जगह चौक चौराहे पर और रोड पर आने की आवश्यकता है। और इसी से आने के बाद हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आए। एक अच्छा संदेश आ रहा है इस पर हमारे फेसबुक। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में ऐसा क्या अनोखा, ऐसा क्या पिक्यूलियर ऐसी चीज थी जिसको आज यहाँ के लोग बिल्कुल विस्मृत हो चुके हैं। तो संक्षिप्त में आप सब लोगों की मैं टिप्पणी चाहता हूँ कि उस
अनोखी चीज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, थोड़ा सा बताएं। जी, आपकी आवाज जा रही है सर? जी जी, आवाज आ रही है। अब तो आवाज, जी आवाज आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, आवाज आई। आपकी कवि जी की आवाज बंद हो गई है। कभी बार आपकी आवाज बंद हो गई। अब मैं राजनेताओं का स्मरण कर लेता हूं तो बोलती बंद हो जाती है, आप लोग सामने होते हैं तो मुंह खुल जाता है। तो स्मृति में आने वाली और धरोहर के रूप में सजोने वाली बहुत सारी चीजें हैं। हमें जिस तरह से विकसित करना चाहिए था खुदीराम स्मारक स्थल को, और जिस तरह से उनको जागृत और एक आकर्षण देना चाहिए था, वह हम न दे पाए। गांधी कूप की ऐतिहासिकता की रक्षा करते हुए पर्यटकों के आकर्षण के लिए जिस तरह से उसको विकसित किया जा सकता था, लंगट सिंह महाविद्यालय की चर्चा करते हुए उसे एक दर्शनीय स्थल के रूप में, आज भी मेरा अपना मानना है कि कई ऐसे प्राध्यापक होंगे जिन्होंने पूरा का पूरा अवलोकन नहीं किया होगा लंगट सिंह महाविद्यालय के हर कमरे का, हर परिसर का। इतना बड़ा, इतना विशाल है, तो कितने बड़े हमारे पूर्वज, कितने बड़े सोच के थे कि वर्तमान की व्यवस्था उसे ठीक से संभाल भी नहीं पा रही है, और उन लोगों ने इतना बढ़ा दिया। तो धरोहर के रूप में हमारे सामने कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें साहित्यिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, यहाँ एक रामचंद्र सिंह संग्रहालय है, उस संग्रहालय को विकसित करने की जरूरत है। और दुर्भाग्य से आम्रपाली कला केंद्र का निर्माण हुआ था, कालक्रम में वो ऑडिटोरियम हो गया, लेकिन वह ईवीएम मशीन के ट्रेनिंग का सेंटर हो गया, शादी विवाह में किराए पर उठाए जाने वाली चीज हो गई। नेताओं के लिए जुमलेबाजी और नेताओं के लिए संभाषण के लिए वह हॉल रह गया, नहीं रहा तो किसी संस्कृति कर्मी के लिए नहीं रहा। तो यहाँ बहुत सारा अभाव, टाउन हॉल का पुस्तकालय खत्म हो गया, सुहृद संघ जिसकी स्मृतियां शेष हैं, और कई ऐसे महापुरुषों के पद चिन्ह हैं जिन्हें संरक्षित करने की जरूरत है। इस शहर को जीवित रखने की जरूरत है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की स्मृति को, शरद चंद्र की स्मृति को, आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री की स्मृति को, स्वामी सहजानंद सरस्वती की स्मृति को, ये सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को, और उन महापुरुषों की स्मृति को भी जिन महापुरुषों के नाम पर यहाँ महाविद्यालय है। लेकिन आने वाले बच्चों को आप क्या बताएंगे? जाना माना बिहार विश्वविद्यालय, कालक्रम में राजनीतिक कारणों से नाम परिवर्तन हुआ, नाम परिवर्तन हो जाए, लेकिन जरूरत है चरित्र परिवर्तन की, व्यवस्था परिवर्तन की, और नैतिकता और मनीषा के उसमें प्रवेश की। तो उसके लिए कोशिश होनी चाहिए, और इन्हीं कोशिशों को करते हुए अगर हम मुजफ्फरपुर के स्मृति को कई कई महापुरुषों और कई कई स्थलों के बहाने अगर बचाने का काम करते हैं, कालक्रम में बचा बैकुंठ शुक्ल की मूर्ति भी बैठा दी गई, लेकिन जिस तरह से अपने महापुरुषों को बड़े स्तर पर चर्चित करने की जरूरत थी, अपने धरोहरों को चर्चित करने की जरूरत थी, यहाँ के संग्रहालयों को विकसित करने की जरूरत थी। हम कहते हैं कि पर्यटकों के आकर्षण का हम केंद्र बनाएंगे, गंडक को बनाएंगे, गंडक में अवैध कब्जा हो रहा है, उस कब्जा से मुक्ति नहीं आप दिला रहे हैं, मन का सौंदर्यीकरण नहीं हो रहा है, न मनिका मन का, न सिकंदरपुर मन का, और फिर भी कहे चले जा रहे हैं। तो यह सब योजना जब तक राजनीतिक सुदृढ़ता, राजनीतिक निष्ठा, राजनीतिक संकल्प और दूरदर्शिता आपके भीतर और ईमानदारी जब तक नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जरूरी है कि आपके भीतर त्याग आए और अपनी धृतराष्ट्र दृष्टि से, अपनी संततियों के व्यामोह से, अपने डेबिट क्रेडिट के हिसाब से बढ़ते हुए बैंक बैलेंस से अलग जनता का बैंक बैलेंस देखने का जिस दिन काम करेंगे, मुजफ्फरपुर के विकास का बैंक बैलेंस देखने का काम करेंगे, निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर का समग्र विकास होगा। और इस विकास में जिनकी अवधारणा के साथ संवाद बनाने की जरूरत है, वैसे लोग आज इस पटल पर उपस्थित हैं। इन लोगों की अवधारणा, इन लोगों के कंसेप्ट हृदय स्थली को बनाने की जरूरत है। राष्ट्रपिता के आए हुए तमाम जहाँ चरण परे गौतम के, हम तो ये लिख देते हैं, तो जहाँ गांधी के चरण परे, जहाँ तिलक के चरण पड़े। यहाँ बाल गंगाधर तिलक ने प्रवास किया था, लेकिन तिलक ने प्रवास किया था, कब किया था? उन राजनेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं होगी वर्तमान में, जो तिलक मैदान में बैठकर बैठक करते हैं। तिलक से संवाद करने के लिए स्वामी विवेकानंद गए थे और उनके साथ रुके थे, जेल में रहते हुए गीता रहस्य का उन्होंने सृजन किया था। तो ऐसे महापुरुषों की स्मृति को भी बचाने की जरूरत है।
उनके पद चिन्हों का अनुसरण करने की भी आवश्यकता है। मुजफ्फरपुर विकसित होगा, निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर फिर अपने वैभव के साथ खड़ा होगा, विश्वास है। एक 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 टिप्पणी में केवल यहाँ कर देना अजीत चाहूंगा सर की कि संक्षिप्त टिप्पणी चाहेंगे मैं और सिर्फ फिर इस इतना ही कार्यक्रम कहना की चाहूंगा कि जी समाप्ति की घोषणा होगी। हमने कल, आज और कल की बात की। मैं समझता हूं कि कल चाहे जितना भी गौरवशाली रहा हो और आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियां रही हों, मैं इतना ही कहूंगा कि मुजफ्फरपुर में आज इस कार्यक्रम को देखने वाले जितने भी युवा हैं, हमको कम से कम अपने जीवंत ऋषि का दर्शन अवश्य कर लेना चाहिए, वरना हो सकता है कि एक वक्त बीत जाए और तब हम कहें कि हमने जानकी वल्लभ शास्त्री का दर्शन नहीं किया, हमने रामधारी सिंह दिनकर को नहीं देखा, हमने श्याम नंदन किशोर को नहीं देखा। तो आज इस मुजफ्फरपुर की एक धरोहर है सच्चिदानंद सिन्हा, समाजवादी चिंतक, जिन्होंने समाजवाद पर जितनी चीजें लिखी हैं, मैं समझता हूं उनकी जीवन शैली सर, उनकी कोई तुलना नहीं है। वो आदमी अपने आप में जयप्रकाश है, विनोबा है, सब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझता हूं कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद अगर हमारी युवा पीढ़ी एक बार भी सच्चिदानंद भाऊ को मिलने की कोशिश करे, उनको समझने की कोशिश करे, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाजवाद के उत्थान से लेकर समाजवाद के पतझड़ तक को शब्दों में बांध दिया है, वो मुजफ्फरपुर की शान है, मुजफ्फरपुर के सम्मान है। और मैं समझता हूं कि अगर भावी पीढ़ी को चिंतन के क्षेत्र में, विचार के क्षेत्र में यदि कुछ प्राप्त करना है तो हमारे वो प्रतीक चिन्ह हैं, हम उनका आदर दें, हम उनको देखें और समझें, क्योंकि कब वो ऐतिहासिक हो जाएंगे ये किसी को पता नहीं है। तो हमारे बीच एक ऋषि हैं, उनका आदर सम्मान करते हुए इस स्वाभिमान आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर उस स्वाभिमानी आदमी का हम स्मरण करना चाहेंगे जो कहता है कि बड़े से बड़ा राजनेता, बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति जब वो खुद याचक बन के दूसरे के सामने खड़ा होता है तो मैं उससे वार्ता नहीं करना चाहता हूं। मैं कभी भी याचक नहीं रहा हूं, मैंने अपना सर्वस्व दे दिया है। तो ऐसे ऋषि का, ऐसे मुनि का आज इस प्लेटफॉर्म पर सम्मान करते हुए हम मेरी अपनी एक स्पष्ट धारणा है कि हम अपने ऐतिहासिक पुरुषों को हमेशा याद करते रहें किसी न किसी बहाने। हमारे पास एक पूरी फहरिस्त है जिसमें आचार्य कृपलानी हैं, राजेंद्र बाबू हैं, एनआर मलकानी हैं, वाईजी तारपोरेवाला हैं, रामधारी सिंह दिनकर, एचआर घोषाल, सीताराम सिंह, श्याम नंदन किशोर, बाबू देवकी नंदन खत्री, राम वृक्ष बेनीपुरी, जुब्बा सैनी, है ना, वो अरिचंद सिंह, रामदयालु बाबू, महेश प्रसाद सिंह, मैंने एक इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको हम समय समय पर याद नहीं कर पाते हैं। याद करें, उनके सेवा भाव को देखें, उनके निष्ठा भाव को देखें, तो मुझे लगता है कि हमें भी आत्मशक्ति मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और नई पीढ़ी को तो अवश्य कुछ करने का। नई पीढ़ी में ऐसा नहीं है जो जिसने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, वो समाज को देना भी चाहता है, लेकिन दे कैसे? समाज के प्रति जो उसका एक विश्वास का भाव है वो जब खंडित होता रहेगा, लगातार उस पर हमले होते रहेंगे, तो उसके अंदर देने की प्रवृत्ति भी कुंठित हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों को देखने के बाद, समझने के बाद समाज के साथ उसको भी जोड़ने का मौका मिलेगा और हम शायद एक बेहतर भविष्य की ओर कदम उठा पाएंगे। बहुत धन्यवाद। जी 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 बिल्कुल। विकास नारायण उपाध्याय जी से मैं बहुत ही संक्षिप्त टिप्पणी इस पे चाहूंगा कि कैसे हम हमारे जी इसमें अजीत जी ने सारी बातों को तो रख दिया है और इसमें जुवा सहनी जी के बारे में विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि जुवा सहनी को भी याद करने की आवश्यकता है। इन्होंने चर्चा भी की अपनी बातों में अजीत जी ने कि जुवा सहनी का इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान रहा है, लेकिन उसकी इस तरह से प्रतिमा लगा दी गई जुवा सहनी पार्क के समक्ष मुजफ्फरपुर में कि लोग देखने और समझने वाले ये समझते हैं कि किस तरह की प्रतिमा लगाई गई। और उसमें आज के बरसात के टाइम में उसमें पूरे ठेवना के समान उसमें पानी लगा हुआ है
और अभी जाकर के पानी को वहां से निकालने का प्रयास नगर निगम ने किया है और किसी तरह से पानी निकला है। तो इस तरह से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो मुजफ्फरपुर शहर को एक दशा और दिशा देने वाले हैं व्यक्ति, जिनकी चर्चा अजीत ने बड़े बहुत विस्तृत रूप से की है। राजन कुमार जी का एक टिप्पणी आ रहा है इस पर कि मुजफ्फरपुर में जल जमाव से मुक्ति और वर्तमान की योजना क्या है जिले के लिए, और उन्होंने एयरपोर्ट के संबंध में भी पूछा। तो मेरा बड़ा स्पष्ट मत है इसमें राजन कुमार जी कि मुजफ्फरपुर में तो एयरपोर्ट अभी हाल फिलहाल नहीं बनने जा रहा है, चूंकि वो चला गया दरभंगा में। और जो बात आप कह रहे हैं पानी निकासी की और मेट्रो की बातचीत आप कर रहे हैं, तो मेट्रो की क्या संभावना है? अभी तो रोड और पानी निकासी की बात चल रही है। जल जमाव से हम लोगों को मुक्ति मिले और रोड मिले और इस पे हम लोग सफल हो जाएं तो यही बहुत बड़ी सफलता होगी। और आने वाले समय में देखिए क्या होता है। राजन कुमार जी का ये प्रश्न था तो उसका हम ही ने जवाब दे दिया है। और तो इसी तरह से अजीत जी ने कहा है, तो ये सब सारे चीज विस्मृत हो रहे हैं। और जैसा आपने कहा, और हम लोग आशावादी हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में मुजफ्फरपुर को दशा और दिशा मिलेगी, और जो भी हमारे राजनीति के सोचने वाले लोग राजनीतिज्ञ होंगे और आने वाले समय में जो भी मुजफ्फरपुर के बारे में सोचने, चुके एक कहावत है कि जब सब चीज एकदम ऊपर माथा से ऊपर चला जाता है तो जाकर के फिर वो नीचे चला आता है, जब अपने जगह पर चला आता है। तो अब मुजफ्फरपुर की स्थिति वही हो गई है कि माथा से ऊपर चला गया पानी, अब नीचे आने की संभावना बन रही है। हम लोग मतलब मुजफ्फरपुर दुर्दशा की पराकाष्ठा पर है, दुर्दशा की पराकाष्ठा पर है, इसलिए दिशा देने वाले लोग यहाँ हैं। अब इसकी दशा सुधरेगी और वो तो अब असंभव है। हवाई अड्डा यहाँ कभी नहीं बनना है, ये इतना तय मान लीजिए, क्योंकि एक बार चला गया तो चला गया। लोग सर लोग तर्क देते हैं कि जब आप दिल्ली में हवाई जहाज की यात्रा करने के लिए कितने 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, तो दरभंगा बिल्कुल बाजू में है। तो और मुजफ्फरपुर में जिस तरह से सघन बस्ती बनती चली जा रही है, पता ही हवाई अड्डा के आसपास आने वाले समय भविष्य में भी, और जिस तरह से रोड का संजाल बन रहा है, और अब कहीं इतनी जमीन उपलब्ध नहीं है। सच्ची बात यही है। वैसे हर वर्ष घोषणा कर दी जा सकती है कि हवाई अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आने वाले यह शहर अगर सुव्यवस्थित हो जाए। एक फेसबुक के यूजर ने पूछा है कि सिकंदरपुर मन का सौंदर्यीकरण का कारण आज तक नहीं हुआ, सौंदर्यीकरण आज तक नहीं हुआ। इसका एक बार हुआ था, नौका भी चली थी, साफ सुथरा हुआ। इंक्रोचमेंट होता चला जा रहा है, मास्टर प्लान कितनी बार बनता है और हमेशा वहां की जमीन बेच दी जाती है। तो इस तरह का ही अगर चरित्र हमारे सामने आता रहा तो एक दिन जान जाइए कि वो सिकंदरपुर मन पूरा का पूरा मैदान में तब्दील हो जाएगा। और उस सब जगह पर आज मुजफ्फरपुर के सारे तालाब कहाँ चले गए? इतने तालाब थे इस शहर में, सारे तालाब चले गए। तो तालाबों को जिस तरह से उसका अतिक्रमण करके, उसकी मिट्टी भराई करके उस पर बड़े बड़े महल खड़े कर दिए गए, धीरे धीरे सिकंदरपुर मन के आसपास अब तो गंडक की पेटी में लोग बस गए हैं। वहां विद्यालय खोल दिया गया, इन्हीं राजनेताओं ने, इन्हीं विधायकों ने विद्यालय खोल दिया है, हेल्थ सेंटर खोल दिया है। अब संभव है कि उन अतिक्रमण मुक्त करा ले। बांध चलने वाला एक शहर से निकलने के लिए अच्छी व्यवस्था हो सकती थी, वह तो करा नहीं सके। जगन्नाथ मिश्रा कॉलेज से आगे जो एक पुल बना है, उस पुल का अभी तक निर्माण हो नहीं सका। किस दिन बैठ जाएगा या खारा घाट पुल, और कितना जर्जर हो चुका है दादर पुल। फिर मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के बीच जो आवागमन शहर के रास्ते हो जाएगा, वह भी अवरुद्ध हो जाएगा। इसी बार गंडक ने जिस तरह से जोर लगाया था और जिस तरह से बांध कमजोर है, शहर में कभी भी तोड़कर पानी प्रवेश कर सकता था, लेकिन ईश्वर ने बचाया। जैसे कोरोना काल में हम आप अपने कारणों से बचे हुए हैं, वरना स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह आपको बचा ले। बिहार स्वाभिमान आंदोलन के लोग पूछ रहे हैं कि मुजफ्फरपुर को एक बड़ा हॉस्पिटल मिलेगा क्या? ऐसी उम्मीद अब नहीं की जा सकती है, चूंकि बगल में आपके एम्स आ गया दरभंगा में, तो यहाँ फिर नहीं आ सकती है। जी सर, अगर राजनेता संकल्पित होकर आ जाएं तो निश्चित रूप से उस तरह का वातावरण बना दिया जाए तो मुजफ्फरपुर का इतना विस्तार हो चुका है कि यहाँ हॉस्पिटल भविष्य में बनाया जा सकता है। अच्छा, वह हो सकता है।
आने वाले समय में तो ऐसा उम्मीद नहीं लगता है, चूंकि आपके दरभंगा में जब एम्स आ गया तो अब यहाँ एम्स और एयरपोर्ट आने की बात नहीं है। अब केवल आप मन को अच्छा बना सकते हैं, जो एम्स नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल को सुदृढ़ किया जा सकता है, चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ सुदृढ़ की जा सकती है। लेकिन अब आने वाले समय में क्या होगा मुजफ्फरपुर का, देखिए वर्तमान में क्या संभावना है मुजफ्फरपुर में। वर्तमान में मुजफ्फरपुर में क्या संभावना है, जब तक कुछ राजनीतिक उलट पुलट का खेल नहीं होगा, ऐसा मानना है मेरा, तब तक राजनीतिक दृढ़ता नहीं आएगी, तब तक नहीं है संभव, नहीं होगा, संभव नहीं है। वर्तमान में कोई राजनीतिक दृढ़ता चाहिए। चूंकि हम लोग पिछले कई वर्षों से, पिछले 20 वर्षों से रोड, पानी, नल, ये सब सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये सब सारी समस्या पिछले 20 वर्षों से एकदम झेल रहे हैं। लगातार रोड बन रहा है, टूट रहा है, पुल बन रहा है। ये जो पुल है आपका, जो कि उस तरफ बना है, एक बार धंस गया था जिसको, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। कौन सा पुल है, हमको देखिए विस्मृत हो रहा हूं मैं, जो इधर चला जाता, टूट गया था वहाँ, इमली चट्टी वाला पुल, ओवर ब्रिज रेलवे के ऊपर का पूरा बैठ गया था। इस तरह की स्थिति हो रही है तो अब कहाँ कहा जा सकता है। रोड की स्थिति इतनी खराब है, पिछले 10-20 वर्षों से ये स्थिति देखने में आ रही है कि ये रोड की स्थिति, जमाव की स्थिति, सारे चीजों की स्थिति, तो वर्तमान में संभावना तो यही लग रही है। लेकिन हम लोग चूंकि बिहार के लोग हैं, आशावादी लोग हैं, और किसी तरह से हम लोग निराशा में नहीं सर, सहनशील भी बहुत है हम लोग, बड़ा सहते हैं, बहुत सहनशील हैं और जीवन चल रहा है। सहनशील इतना है हम लोग, बहुत सहनशील है। तो अभी पुल जैसे तैसे, अजीत बाबू ने कहा ना कि पुल जैसे तैसे बना दिया जाता है। आप उधर उतरिए तो हरी सभा में पानी, इधर उतरिए तो आम गोला में पानी। किस तरह से पुल बनाया गया है, कोई योजनाबद्ध काम नहीं होता है। और तब अकड़ के साथ ये राजनेता कहेंगे कि हमने सड़क का निर्माण कराया, नाले का निर्माण कराया। अरे इसी काम के लिए तो आप चुने गए हैं, वरना यह भी काम नहीं कर पाते हैं ईमानदारी से, तो आपकी नैतिकता पर बहुत बड़ा काला प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। किसी की जिम्मेवारी नहीं है ये, किसी की जिम्मेवारी नहीं है, कोई जिम्मेवार व्यक्ति। अच्छा, एक प्रश्न और आया है रंगीश ठाकुर जी के लिए कि ब्रावो यूनिवर्सिटी की गरिमा कब वापस आएगी। अजीत भाई से मैं अनुरोध करूंगा कि इस पर अपने विचार को रखें। उसकी गरिमा को बढ़ाने में मेरा अपना व्यक्तिगत जो योगदान है, मैं उतना ही दे पाऊंगा। वैसे पूरे विश्वविद्यालय की जो प्रणाली है वो तो एक बहुत बड़ा संगठन है ना, बहुत बड़ा। उसमें किसी एक आदमी के चाहने से कुछ नहीं होगा। और जब गिरावट, मैं यूं कहूं कि जब गंगोत्री ही गंदी है तो नीचे आप गंगा के शुद्ध होने की बात कैसे कर पाएंगे। अभी मैंने 10 मिनट पहले देखा है, बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में नए नए कुलपतियों की बहाली हो गई, और फिर ये भी देखा कि कैसे हो रहा है। मेरा ये कहना है कि नेतृत्व वर्ग जब तक सचरित्र नहीं होगा, वो अपने वाणी से, अपने कर्म से, अपने व्यवहार से दूसरे के सामने एक प्रतिमान खड़ा नहीं करेगा। हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि केवल कहने से बात बदल जाए। परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई हैं। कैसे बदलाव होगा? विश्वविद्यालय को कोई मदन मोहन मालवीय चाहिए, महामना मदन मोहन मालवीय चाहिए विश्वविद्यालय को। सही बात है, लेकिन वो मुश्किल है ना कि मदन मोहन मालवीय नहीं आते हैं, यहाँ मालवीय आते हैं। तो जब तक माल दिए और माल लिए आते हैं। कठिनाई वही है। अब क्या कीजिएगा, भ्रष्टाचार अब यहाँ की नैतिकता हो गई है। हो सकता है कि किसी दिन सरकारी मान्यता उसको मिल जाए। नहीं, वो हमारे आचार का एक हिसाब, मैंने वो सदाचार तो उसको आप नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का वो हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लीची को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान कब? अरे वो तो विदेशी स्तर पर पहचान है। मुजफ्फरपुर की लीचियां तो विदेश तक में अब जाती हैं, जा रही है। थोड़ा सा उसकी मार्केटिंग और बढ़िया हो जाए। यह और बात है कि बढ़ते हुए शहर के दुष्प्रभाव से लीची का सबसे ज्यादा उर्वर जो क्षेत्र था वह सब धीरे धीरे अब खत्म होता चला जाए। दिघरा है, करौली है, ब्रह्मपुरा है, और उत्तर बिहार में दो चीजें ऐसी हैं जिसमें लीची और मखाना, ये दो ऐसा है जो हमको ग्लोबल पहचान दे रहा है, दे सकता है। इसमें और प्रगति हो सकती है।
बस आवश्यकता है कि सही ढंग से इसकी प्लानिंग हो, मार्केटिंग हो और इसको ब्रांड के रूप में, बिहार ब्रांड के रूप में जैसा पूरी दुनिया हरि के सामने अनंत रखा। हरि कथा अनंता, मुजफ्फरपुर का दर्द बहुत है और मैं देख रहा हूं कि दर्द उभर कर आ रहा है समय को देखते हुए प्रवीण जी के चेहरे पर भी। इसलिए प्रवीण जी, अब आपकी ओर हैं हम लोग। प्रवीण जी, ये तो स्टिल हो जी गया जी बिल्कुल। समय हाँ, अब आपकी ओर हैं आप सभी समय। आप सब जी जी समय काफी हो चला है। आप सभी तमाम विद्वतजनों का बिहार स्वाभिमान आंदोलन हार्दिक आभार। आप सब इस परिचर्चा में जुड़े और हम जरूर ही हमारे जो दर्शक है इस परिचर्चा से उनको बहुत लाभ मिला होगा। बहुत सारी जानकारियां जो आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस जानकारी से अछूती थी, उसको भी ये सारी जानकारियां मिल पाई। मुजफ्फरपुर हम लोग आशावादी हैं। जरूर ही मुजफ्फरपुर बेहतर बनेगा आने वाले समय में। इस शहर का कायाकल्प होगा और ये आपके लोक सपनों का चेतना बनेगा और जन जागरण से ही संभव है। जी, तो अब लोग और जागरूक हो हम रहे होंगे हैं, लोगों ने कामयाब अपने पूरी तरह अधिकार से। को समझना बूझना शुरू कर दिया है और जरूर ही बदलेगा। जो मुजफ्फरपुर का राजनीतिक परिदृश्य है, व्यावसायिक, औद्योगिक और उद्योग तो कहीं ना कहीं लचर व्यवस्था में ही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आने वाला समय अब बेहतर होगा, अच्छा होगा। इसी संकल्प, इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस परिचर्चा को समाप्त करते हैं। आप लोगों का पुनः पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, आभार। सब लोगों को नमस्कार। विकास बाबू के दर्शन हुए, अजीत बाबू के दर्शन हुए, प्रवीण जी दिखे। यह बहुत इतना बढ़िया माध्यम है कि कोरोना काल में लोग आना जाना भूल गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सब लोगों को, धन्यवाद जी, शुक्रिया।